तो दोस्तों कैसा रहा कल का दिन? पहले तो आप लोग ये बताइए, और क्या आज के दिन के लिए प्लान आप लोगों ने बना लिया है? बना लिया है तो बहुत शानदार चीज़ है, क्योंकि आज के दिन जो है आप लोगों का बैलेंस डाइट के साथ में शानदार स्टार्ट होने वाला है। आज है 23 जनवरी। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, ये स्टार्ट होगा पराक्रम के साथ में, यानी कि पराक्रम दिवस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बताइए किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद में हमारे देश की जो साख है वो शानदार बढ़ गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट के बारे में बात करूंगा बहुत ही डिटेल में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। मजा आ जाएगा सुनकर आप लोगों को। AK-47 का नाम तो सुना है, AK-203 के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, जानेंगे कई सारी बातें। इंडिया और ओमान के रिलेशन के बारे में जब बात करूंगा तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कई सारी बातें और जानने को मिलेगी। इको सेंसिटिव जोन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। आखिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे एक परख स्कीम के बारे में। परख यानी कि चीज़ों को परखना, मैंने बड़े बुजुर्ग चीज़ों को परख लिया करते थे देखकर, वही वाली बात यहाँ पर देखेंगे। भारत प्रवाह ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर हमारे देश में स्कीम है, समझेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। कुछ न्यूज़ आप लोगों को नेशनल लेवल की देखने को मिलेगी, लगभग 4 न्यूज़ कवर करूंगा यहाँ पर, जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आप लोग यहाँ पर इकोनॉमी की न्यूज़ रहेगी, 3 कवर करूंगा यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर में वर्ल्ड की न्यूज़ रहेंगी, लगभग 3 ये कवर करूंगा। और इसी के साथ में एक छोटू टेस्ट सीरीज होगी, लगभग 5 क्वेश्चन इसके अंदर में होंगे, एक CSAT का क्वेश्चन होगा। और जो ये आप लोग का आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों को मजा आ जाएगा सुनकर। ये है नेत्रानी आइलैंड हर्ट आइलैंड भी बोल सकते हैं। जब दिखाऊंगा ना इसकी शेप, आप लोग शेप देखकर इसकी सरप्राइज हो जाओगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। 5 वोकेबलरी आप लोग सीखोगे, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से, जिनके ऊपर हम लोग बेसिकली उनका मीनिंग समझेंगे और आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे। और आज के SLV कमांडो है यहाँ पर मोनिका। शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे यार, पार्टिसिपेट करो और इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देने हैं। बाकी फिर से वही बोलूँगा, आज के दिन का शेड्यूल बना लिया है क्या बताना, और आज के डिसिप्लिन टेस्ट में आप लोगों के कितने नंबर आए हैं ये जरूर बताना, क्योंकि ये जानने के लिए मैं आतुर रहता हूँ। ठीक है, और बाकी फीडबैक दे दिया करो। और इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगी इकट्ठी, जाकर आप लोग देख लेना। बहुत कुछ यहाँ पर शेयर किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है एक एक चीज़ की। ठीक है, तो इसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। तो आज का लेक्चर जो है अच्छे से एंजॉय करेंगे फुल जोश के साथ में। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों ये जो कोटेशन है मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, तो इस कोटेशन का स्क्रीनशॉट लेकर एक बच्चे ने मुझे बेसिकली इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कह रहा है कि सर ऐसी चीज़ें मत लिखा करो, डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं आप लोग देखो, तेरे बहाने तुझे कभी ना आबाद करेंगे, सबसे नीचे गिराकर सिर्फ तुझे बर्बाद करेंगे। ये डीमोटिवेट वाली होने वाली बात नहीं है यार, ये आप लोग को बेसिकली सतर्क करने वाली बात है। क्योंकि ज़िंदगी में जो आप लोग बहाने बनाते हो ना, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों के माइंड में हमेशा बहाने तैयार मिलेंगे। और ये आप लोगों की बात नहीं है, ये मेरे माइंड में भी रहते हैं, ये आप लोगों के मम्मी पापा के माइंड में भी होंगे, ये हर एक इंसान के माइंड में आते हैं। पर लेकिन असलियत में असली इंसान वही है जो इन बहानों को अपनी एड़ी के नीचे कुचलकर आगे निकल कर चला जाए। जैसे सबसे बड़ा बहाना और सबसे ताकतवर बहाना और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बहाना, अलार्म बज गया, उठे नहीं, 5 मिनट और सो लेते हैं, उसके बाद में उठ जाते हैं। आज तक इस धरती पर शायद ही कोई इतना महान योद्धा हुआ होगा जिसका अलार्म बंद किया और वो अलार्म फिर से बजा और जस्ट 5 मिनट बाद फिर से उठकर खड़ा हो गया। कौन है इतना महान योद्धा जो 5 मिनट बाद उठ जाएगा? जिसको उठना होगा ना, वो अलार्म के बजते ही उठ जाएगा। 5 मिनट बाद तो शायद उठने से रहा, अब 5 मिनट का आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी आसानी से हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। और वहीं से ही आप लोग अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हो। तो वो जो कोसना स्टार्ट होता है ना, वो आप लोगों का दिन बर्बाद करता है। अब लेट उठ गए हो तो कोई बात नहीं, ये बात करो कि अब थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगे। सबसे पहली बात तो यही करो ना कि आप लोगों ने जो अलार्म लगाया है वो आपने ही लगाया है। तो अगर 5 मिनट और सोना है तो 5 मिनट और लेट लगा लो ना, आधा घंटा सोना है तो आधा घंटा और लेट लगा लो उसको। ऐसा नहीं करना है कि अलार्म भी सेट कर दिया और थोड़ा सा और सो लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और वो आप लोगों के ऊपर एक खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देता है मॉर्निंग से ही। तो इसीलिए कहता हूं कि जो बहाने आप लोग हैं ना, वो आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आज रहने देते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों भाई साहब, आज क्यों रहने देते हैं? आज कौन सा ऐसा बेकार दिन है कि आज और दिन के कंपेयर में बहुत घटिया दिन है, आज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है क्या?
आज फिर वीडियो भी मत देखो, वीडियो भी देखने को रहने दो, नहाओ भी मत, खाओ भी मत। आज सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आज खाना भी नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये बोलता हूँ, आप लोग अपने आप को पनिश करना स्टार्ट करो थोड़ा सा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये काम आप लोग को करना है और वो काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को पनिशमेंट देना स्टार्ट करो। जैसे आज आप लोगों को एक आंसर लिखना था, आप लोगों ने नहीं लिखा, कल 2 आंसर लिखो, ठीक है, 3 आंसर लिखो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने कोई भी काम करना था, जैसे रनिंग करने चले गए, आज आधा चक्कर लेकर आए जबकि पूरा चक्कर लेकर आना था, कल 2 चक्कर दौड़ो। ये दिमाग आप लोगों के कंट्रोल में आने लगेगा। नहीं यकीन आ रहा है तो इसको करके देखना स्टार्ट करो। ये खेलता है आप लोगों के साथ में, आप लोग इसको खेलने देते हो, ये तो ऐसे ही खेलेगा यार, और खिलाते रहो फिर इसको, और फिर देखो कितने सही तरीके से बर्बाद करके छोड़ता है आप लोगों को। हर एक जगह बर्बाद करेगा। मोबाइल 1 मिनट उठा के तो देख लो यार, क्या पता कुछ आ गया हो। मतलब ना घंटी बजी है, ना टुन टुन कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं हुआ है। बस क्या हुआ, बस उठा के देख ले, उठा लो भाई साहब, आधा घंटा कहाँ गया, पौना घंटा कहाँ गया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये रियलिटी है, रियल फैक्ट है ज़िंदगी के, इनको आप लोग जरूर देखना, ठीक है। कभी भी ये इस तरीके के मैसेज आप लोग नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके के माहौल में घुसे रहोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने शानदार तरीके से मैसेज लिखा, कितना अंदर से फील हो रहा होगा ना इंसान को कि वाह यार 67th रैंक आ गई है। तो अभी मैंने कल भी एक पर्टिकुलर जो हमारे असली फैमिली मेम्बर का सिलेक्शन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और एक और असली फैमिली मेम्बर जो है इनके द्वारा अपना सिलेक्शन यहाँ पर शेयर किया गया है। तो सोचो यार कितना मज़ा आता है उस टाइम पर जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है और आप लोग मैसेज करते हो कि सर सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकिब मुफ्ती जो है इनका सिलेक्शन हुआ है, 67th रैंक है स्टेट पीसीएस के अंदर में। तो सोचो ये ज़िंदगी जी जाएगी, ये वाली ज़िंदगी जीनी है या फिर आलस भरी ज़िंदगी आप लोगों को जीनी है। और आलस तो उनको आना चाहिए ना जिसका सिलेक्शन हो गया हो। ऐसी एक इंसान आप लोग देख लो। मुझे मतलब ये मैसेज पढ़कर रियलिटी में काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनका नाम है रविकांत। रविकांत जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑलरेडी डिविजनल अकाउंट जो ऑफिसर है यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी जॉब, एक रेप्यूटेड जॉब में है ये। उसके बाद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेगुलर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर अपनी फुल एनर्जी के साथ में वीडियो देखते हैं और सही तरीके से अपने शेड्यूल को लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जो कि सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वो उसके अंदर हिम्मत आ रही है काम को करने की, और एक आप लोग हिम्मत दिखाने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो ये 2 एसएलवी फैमिली मेंबर के मैसेज थे जो मैंने देखे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर बोथ ऑफ यू, शानदार तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलो यार। और ज़िंदगी में ना हमेशा आप लोगों को कोमा लगने चाहिए कि पहले ये अचीव कर लिया, फिर ये अचीव कर लिया, अचीव कर लिया। कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए कि हाँ बस हो गया अब और नहीं करना है। नहीं, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये एक ही ज़िंदगी मिली है यार, इसी में सब कुछ करना है, ठीक है। तो इस ज़िंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करके जाना है। तो दोनों के नाम के सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को लिखना है। कम से कम इतना तो कर दिया करो, इसमें भी आलस आता है? एक बच्चा कह रहा है कि सर कितने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखवाओगे। हद हो गई यार, मतलब ऐसे ऐसे मैसेज करते हुए शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म कर लिया करो मेरे दोस्त। क्या बोल रहे हो, सोचो तो सही। सिलेक्शन हो रहा है इसलिए फैमिली मेम्बर की और आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है, तो ये तो यार गलत बात है, ठीक है। सच्चे इसलिए फैमिली मेम्बर नहीं हो फिर, इसका मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत ही शानदार और एक इम्पोर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं पराक्रम दिवस। अगर ज़िंदगी में पराक्रम करना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। बात कर रहे हैं कि इनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। 23 जनवरी जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो जय हिंद जो आप लोग बोलते हो ना, ये बहुत ही प्यारा सा नारा यहीं से निकल कर आता है, ठीक है। 23 जनवरी जो है ये सेलिब्रेट किया था इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, और यहाँ पर इसको हम लोग पराक्रम दिवस भी अब सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। तो नेताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहाँ पर बेसिकली इसके रूप में सेलिब्रेट की जाती है। इनके नाम पर अभी रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। मैं जानना चाहूँगा उस अवार्ड का नाम क्या है आप लोगों से। उस अवार्ड के बारे में आगे भी जिक्र आएगा, टेंशन मत लेना, वो अवार्ड दिया जाएगा तो उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा क्योंकि रिसेंटली अभी वो अवार्ड यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और इंडिया गेट के पास में पहले किसी पर्टिकुलर एक राजा की बेसिकली वहाँ पर स्टैचू हुआ करती थी, उसको हटाकर अभी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जा रही है। तो आप लोगों को बताना है वो कौन था जिसकी प्रतिमा वहाँ से हटाई गई है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड आप लोगों का है बेसिकली क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मत बोलना फिर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ओके। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में आप लोगों को बताना है। हालांकि थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था जब यहाँ पर रिसेंटली अभी इनके बारे में, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बता पाता है, फिर वीडियो के एंड में इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बाकी आर्टिकल आप लोगों को बता ही दिए किस तरीके से एक एक आर्टिकल देखेंगे, शानदार तरीके से मजा करेंगे और फुल जोश के साथ में। तो हाउस द जोश, तो एसएलवी फैमिली में एंट्री करते ही जोश हाई हो जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए फिर, ओके।
अच्छा एक बात बताओ, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले बचपन में आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी, अगर आप लोगों ने कोई भी छोटा सा काम किया और घर वालों ने आप लोगों की बड़ाई कर दी कि हाँ वाह यार ये पढ़ने में बहुत अच्छा है बच्चा, ठीक है, या फिर आप लोगों ने कुछ जैसे कि नहीं कोई आप लोगों ने कुछ लिखा कॉपी पे, उन्होंने बोला क्या शार्प लिखा है, कितना शानदार लिखा है, तो होने जाता था एकदम मतलब ना सीना चौड़ा हो गया, एकदम कंधे ऊंचे उठ गए, ठीक है, कॉलर सीधे खड़े हो गए। तो सोचो जब यही काम हमारे देश के बारे में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जहां दुनिया भर के एक से एक इंसान आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे देश की बढ़ाई की गई, वो भी इसके फाउंडर के द्वारा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल इवेंट है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, कुछ कुछ यहाँ के मुद्दे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसने दुनिया को इंडिया की इंपॉर्टेंस जो बताई है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बड़ा ही शानदार ये टॉपिक रहने वाला है, और जैसा कि हर एक टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिससे कि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो बड़ा ही प्यारा अच्छे से इंजॉय करने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बातें करता हूँ जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कौन से नंबर का संस्करण था, यानी कि कौन से नंबर का एडिशन था। तो 53वां यानी कि 53, जो ये 53rd जो एडिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, और ये एनुअल मिलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि एक साल मिले अगले साल नहीं मिलेंगे, हर साल आप लोगों को ये मिलते हुए नजर आते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, जगह भी फिक्स है, दावोस में स्विट्जरलैंड के अंदर में ये मिलते हैं। और मिलने के बाद में यहाँ पर बातें की जाती है कि दुनिया को कैसे सुधारना है, अलग अलग फील्ड के ज्ञानी आदमी यहाँ पर बैठते हैं और फिर वो बातें करते हैं। और इवन फील्ड के नहीं, आप लोगों को देखने को मिलेगा सोशल मीडिया से भी अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कई सारे बुलाए गए थे, इवन भुवन बाम जो थे यानी कि बीबी की वाइन इंडिया की साइड से, वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो ये एक तरीके से हर तबके को कवर करने की कोशिश करती है ताकि सोसाइटी में सबको ध्यान से लेकर साथ में चला जा सके। इसकी थीम अब की बार की बड़ी प्यारी है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बना सकती है कि आज की डेट में कोविड-19 को लेकर पहले दुनिया जो है वो टूटी पड़ी थी, क्योंकि जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने अपने देशों में दवाइयां बांट ली, गरीब देशों को, अफ्रीका जैसे देशों को किसी ने पूछा नहीं उस टाइम पर। तो उस टाइम पर इंडिया जो है इनके लिए एक मसीहा बनकर सामने आया। तो उस टाइम पर दुनिया भर की दवाइयां हम लोगों ने दुनिया में बांटी। उस टाइम पर एक डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन अभी जो देखने को मिल रहा है, रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इसके चलते बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिल रहा है दुनिया में। तो दूसरे नंबर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ताइवान के ऊपर आज के दिन में जिस तरीके से संशय के बादल मंडरा रहे हैं, चाइना और ताइवान के मुद्दे को लेकर यहाँ पर यूएसए के कान खड़े हुए हैं, तो इस वाले मुद्दे को लेकर भी काफी सारी बातें हैं। पुराने समय से ईरान के मुद्दे को लेकर एक तरीके से अलग अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दुनिया भर में कोई ना कोई ऐसा इशू आज के दिन में चल रहा है जिसकी वजह से दुनिया जो है वो फ्रेगमेंटेड हो रखी है। फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, सब अपना अपना गुट बनाए बैठे हैं और अपने अपने हिसाब से दुनिया को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर इसने थीम क्या रख दी कि कोऑपरेशन, एक तरीके से मिलजुल कर काम करना है इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि टूटा फूटा जो दुनिया है उसमें मिलकर हम लोगों को काम करना है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो टूटी हुई दुनिया को इकट्ठा लाने का काम यहां पर कर रही है। ठीक है, कहां पर होती है मीटिंग, ये जैसे मैंने बताया ये दावोस में होती है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है। एनुअल मीटिंग होती है, यानी कि हर साल यहां पर ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और अब की बार फिर ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, 16 से लेके 20 जनवरी तक ये मीटिंग चली और इसकी थीम जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ जो बातें मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वहां से आप लोगों से बहुत सारी चीजें जो हैं सॉरी यार, वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। और नोट्स जो हैं वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, टेंशन नहीं लेना, बस सुनते हुए चलो आराम से। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कोएलिशन बनाने की बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है आज की डेट में पहले तो ये माना जाता था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो गरीब देशों के ऊपर ही इंपैक्ट डाल रहा है, बस उन्हीं को दिक्कत में डाल रहा है। अभी अमीर देश ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस चीज से लेकर। तो एक नया कोएलिशन बनाया जा रहा है, इसे कोएलिशन ऑफ ट्रेड जो मिनिस्टर है ऑन द क्लाइमेट, तो उसको लेकर किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन अच्छे से लेकर चल रहे हैं
उसके ऊपर तो फोकस देना ही देना है। सीधा सीधा फोकस ये भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बनानी है चीज़ें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है उसी के पैटर्न में बात की जा रही है। और जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर नजर डालोगे, टोटल मिलाकर 17 गोल हैं। ये 17 गोल क्या काम करते हैं कि दुनिया को कैसे इंप्रूव करना है, यानी कि दुनिया में से भुखमरी मिटानी है, दुनिया में से गरीबी मिटानी है, दुनिया में से भुखमरी मिटानी है, दुनिया में हेल्थ लोगों की अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी होगी तो फिर उनको पढ़ा भी दो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी एजुकेशन हो जाएगी तो भेदभाव कम हो जाएगा, यानी कि जेंडर इक्वलिटी रहेगी, साफ पानी मिलना चाहिए। इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करते हैं बार बार, वो है क्लाइमेट एक्शन। 13वां गोल क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि धरती के अंदर, जो पानी के अंदर अगर आप लोग बात बोले तो वहां पर जीवन कैसा है, यानी कि समुद्र कैसे हैं हमारे। और इसी के साथ में जब हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड के बारे में। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप लोग बातें कर सकते हो यहाँ पर। तो इनको साथ में लेकर चलने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए दुनिया में। तो ये एक पर्टिकुलर काम यहाँ पर ये कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर अभी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक वर्ल्ड में जो स्ट्रेस वर्ल्ड है, जहाँ पर टेंशन चल रही है, उसमें चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर इसके द्वारा अभी आप लोगों से बात करूंगा, कई सारी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। तो ये किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कैसे इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं, ताकि दुनिया में जो फिलैंथ्रोपिक हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, लोगों को एक तरीके से ना फंडिंग देना पसंद करते हैं, तो इनके द्वारा 3 ट्रिलियन फंडिंग की बात की जा रही है पर ईयर, यानी कि हर साल, ताकि जो आज की डेट में चीज़ों को सुधारा जा सके। और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, बल्कि पब्लिक, प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक, यानी कि जो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। 3 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो, 3 ट्रिलियन डॉलर। हमारे देश की जीडीपी है आज के डेट में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर। उतने पैसे हर साल चाहिए इस धरती को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस से बचाने के लिए। अब जो शब्द में क्लाइमेट क्राइसिस बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जैसे कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, कहीं पर साइक्लोन आ जा रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं। अभी आप लोगों को ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, जो आज के डेट में हमारी कंट्री में खासकर अगर जिस तरीके से ना सूखा पड़ता है, जैसे जैसे गर्मी आती है, जैसे जैसे बारिश होती है तो बाढ़ें आने स्टार्ट हो जाती है, जगह जगह बाढ़ आती है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक तरीके से, नहीं कहते कि गुस्सा है जो कि हम लोगों को दिखाता है। तो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल कोएलिशन विलेज बनाने की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये उसमें क्या होगा, फिर से इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन खराब हो रखी है ग्लोबल लेवल पर, उसको एक विलेज की तरीके से लेके चलें। आप लोगों ने सुना है ना वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये जो दुनिया है वो एक परिवार की तरीके से, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसी को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो ग्लोबल विलेज बना रहे हैं। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज की बात यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है कि मिलजुल कर जो है वो हम लोग काम करने वाले हैं। और फिलहाल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है दुनिया में, क्योंकि रसिया की वजह से, कोविड-19 की वजह से और जगह संशय के बादल मंडरा रहे हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कई सारी चीज़ों में एक तो ये है कि वो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि स्टैगफ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब आप लोगों ने सुना है कि महंगाई हो जाना, ठीक है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर महंगाई हो जाए तो आप लोग बोलोगे कि यार आज की डेट में ना ये चीज़ें पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई है। ठीक है, तो महंगाई होना कभी कभी गलत नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, जैसे मार्केट में आज की डेट में कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पेन खरीदने स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मार्केट में पेन बनाने वाली कंपनी को और लोग रखने पड़ेंगे और पेन बनाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अगर पेन की सप्लाई अच्छी रहेगी तो उनका प्राइस डाउन रहेगा, पर लेकिन मार्केट में पेन की सप्लाई अगर रुक गई तो तुरंत जो है उनका भाव जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। यानी कि कम पेन है, चाहने वाले ज़्यादा हो गए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिए। एसएलवी फैमिली मेंबर है, दबाकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पेन चाहिए उनको लिखने के लिए डेली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर वो यहाँ पर चाहते हैं कि मार्केट में सप्लाई बराबर बनी रहे तो वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि ज़्यादा पेन बनाने हैं उनको। तो इसका मतलब होता है कि कभी कभी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है यहाँ पर तो अच्छा होता है, क्योंकि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन स्टैगफ्लेशन जो होता है ये काफ़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी के अंदर में। अगर इसको आप लोग ढंग से समझना चाहते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बताया, क्या समझ में आया आप लोगों को? इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को बताया कि जैसे क्या होगा कि ग्रोथ जो होगा वो बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और दाम जो होंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से वो भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन जब स्टैगफ्लेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों बोला यहाँ पर इसको?
क्योंकि जो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा यहाँ पर, वो नीचे जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई होगी वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ में क्योंकि ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो घटता हुआ नजर आएगा, या फिर इसके अपोजिट बोलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर ना तो ग्रोथ बढ़ रही है और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो स्टैगफ्लेशन जो है काफी खतरनाक सिचुएशन माना जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन के चक्कर में ना पड़ जाए इकोनॉमी, वरना खतरनाक होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? स्टैगफ्लेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि इकोनॉमिक जो है, जो इकोनॉमी है वो रुक गई है और इसी के साथ में जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो ये एक सीधी साधा सा आप लोगों को एक सीधा साधा सा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरीके की जब कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाए मार्केट में तो उसको रोकना पड़ेगा, वरना सिचुएशन जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में यहाँ पर बातें बोली जा रही है। यूरोप के अंदर में, यूएसए के अंदर में, यहाँ पर सब जगह आप लोगों को हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है पूरी दुनिया में। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो जब ये पूरी दुनिया का एनालिसिस किया गया यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में बैठे हुए लोगों के द्वारा, तो उन्होंने बड़ी ही एक प्यारी सी बात बोली। क्या बात बोली? कि दुनिया की डूबती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के अंदर में भारत यानी कि हमारा प्यारा भारत वो एक उभरता हुआ सितारा है। इनके द्वारा ये बात यहां पर बोली गई, यानी कि इंडिया जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की आंखों का तारा बन गया, यहां पर एक उभरता हुआ सितारा बन गया है। ये बात यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में बोली गई। और इसी के साथ में एक और बड़ी प्यारी बात यहां पर बोली गई, वो ध्यान से सुनिएगा। वो ये बोला गया कि इस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में यानी कि जो टूटा हुआ दुनिया है आज की डेट में, इंडिया के हाथ में G20 आई है और इंडिया जो है G20 की मीटिंग को लेकर चल रहा है। तो इंडिया एज ए लीडर के तौर पर निकल कर आ रहा है दुनिया में, दुनिया को इकट्ठा करने के लिए। और इंडिया एक ऐसा देश है जो कि एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम पर काम करता है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली थ्योरी रखने वाला देश है। तो ये सबको आगे लेकर चलेगा, हम इसके ऊपर ये विश्वास करते हैं। तो इंडिया की साख बढ़ जा रही है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अपने ही आप में काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मीटिंग यहाँ पर ये देखने को मिली। तो इसलिए मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई आप लोग की बढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम जो है बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस पर्टिकुलर फोरम के साथ में, ऐसा नहीं आज ही आए हैं हम लोग इस फोरम के साथ में, लगभग 36 साल के करीब हम लोग को इस फोरम के साथ में कनेक्टिविटी है हमारी। और कहीं ना कहीं ये जो फोरम है इसका फोकस एरिया भी बड़ा अच्छा रहता है। जैसे कि इसका फोकस एरिया रहता है कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर मिलता है उसके ऊपर फोकस दिया जाए, अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ में ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर फोकस दिया जाए। इसी के साथ में जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यानी कि सबको साथ में लेकर चला जाए, वो वाली बात है। और इंक्लूसिव के साथ में सस्टेनेबल भी हो, यानी कि एक तरीके से ऐसा ग्रोथ कि आज की ही जनरेशन के बारे में बात नहीं की जा रही है, आने वाली जनरेशन के बारे में भी बात की जा रही है। तो ये इसके फोकस एरिया रहते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग के। और इंडिया जो है, इंडिया के अंदर भी आप लोग की सिचुएशन ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस साल में भी काफी अच्छा रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन अच्छी लगाई जा रही है एज कंपेयर टू दुनिया के, जबकि दुनिया का डूब रहा है। पर लेकिन कोविड-19 क्राइसिस का बैरियर भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में, आप लोग खुद सोचो, कोई लोग ये बोल रहे हैं कि जापान ने पूरे लोगों को मतलब कोविड-19 के डोज भी पिला दिए और बूस्टर भी लगा दिया। भाई साहब, जापान क्या है, हमारी कंट्री किसी एक स्टेट के इक्वल भी उसकी आप लोगों को पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा देश जब आज के में सबको कोविड-19 के टीके लगा रहा है, तो ये समझो कि पूरा यूरोप जो है ना, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी। अगर सबको आप लोग इकट्ठा करके जोड़ लोगे तो इतनी पॉपुलेशन को हमारा अकेला देश जो है वो टीके लगा रहा है। तो यहां से अंदाजा लगाओ यार आप लोग, मतलब साइज तो देखो आप लोग, एक मिनट, मतलब किस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा देश जो है अगर कोई भी काम करता है तो इतने सारे लोगों पर वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है कि अगर कोई दूसरा देश करने बैठेगा और उसके साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो बिल्कुल एक तरीके से वो कंपेयर करने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है, ये काफ़ी अच्छा है, जो कि अप्रिशिएट करने लायक भी है। फिलहाल के टाइम पर मैंने बताया हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है। अब आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है
कि इसको हम लोग 2047 तक, यानी कि जब हम लोग अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अभी हम लोगों ने 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करी, 100वीं सालगिरह जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे उस टाइम पर हमारी कंट्री की जो जीडीपी होगी वो 26 ट्रिलियन के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हमारा टारगेट है आज की डेट में। जिसको इसको कंपेयर करना है तो मैं थोड़ा सा आप लोग कंपेयर करके बता देता हूं। जैसे हमारा टारगेट क्या है, 26 ट्रिलियन का है, और कब तक है यहां पर ये है 2047 तक का, ठीक है, जब हम लोग 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चाइना की जीडीपी आज की डेट में कितनी है अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर चाइना की जीडीपी, अगर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं जैसे अपनी जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर अगर मैं आप लोग कंपेयर करके बोलूं कि यूएसए की जीडीपी है तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। यूएसए की लगभग आप लोगों को 23 ट्रिलियन आज के डेट में देखने को मिलेगी, 23-23.5 ट्रिलियन है। और ऐसे ही चाइना की जो है 17, लगभग 17.5 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चाइना की है, और हमारी लगभग 3 ट्रिलियन की है, यानी कि हमसे लगभग 5 गुना पर आज के डेट में चाइना बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। और लगभग जो यूएसए है वो 8 गुना हमसे लगभग ऊपर बैठा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारी 26 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमी हो जाए। आप लोग खुद सोचो, जब 26 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी होगी उस टाइम पर देश की स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप लोग अंदाजा लगाकर देखो। मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर हमारा देश जो है वो उस टाइम पर बैठा होगा। तो ये अभी से हम लोग टारगेट लगा के चल रहे हैं, आने वाले टाइम पर ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ हम लोग करके चलेंगे अपने देश के लिए। तो ये अपने ही आप में एक काफी बड़ा अचीवमेंट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टारगेट हमारे द्वारा रखे गए, तो ऐसी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी हमारी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यहाँ पर बेसिकली हम लोग अपने प्रोस्पेक्टिव बेसिकली हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1971 में बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी क्लास स्वाब के द्वारा। ये पर्सनैलिटी का नाम है क्लास मार्टिन स्वाब बोलते हैं वैसे, कि एमएस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, पर लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्लास स्वाब बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड याद रख लेना मतलब याद रखने के लिए कुछ भी यार तिकड़मबाजी लगा लिया करो, एग्जाम में आप लोगों को याद आना चाहिए, ठीक है। उसका पिक्चर लगाना भूल गया मैं, आप लोग पिक्चर सर्च करके देखना, जेफ बिजोस जैसा दिखता है, गंजा सा है मतलब एक तरीके से। तो थोड़ा मतलब पिक्चर देख लेना आप लोग एक बार, मैं पर्सनली न्यूज़ में पूछ लूँगा 1-2 दिन में, ताकि आप लोग याद रख सको, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पर काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है यहाँ, इसके ऊपर स्टार आप लोग लगा लेना, ठीक है। ये पॉलिटिकल, इसी के साथ में यहाँ पर बिजनेस, कल्चर, सब मुद्दों पे अपनी जो है राय रखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसा मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया अभी यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सबसे ज़्यादा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यही प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यही प्रस्तुत करते हैं, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट यही बनाते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यही बनाते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यही बनाते हैं, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जिनके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, कई सारे जो हमारे डिस्कशन रहे हैं तो वो यही प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से कईयों क्वेश्चन पास में पूछे जा चुके हैं, तो अगर आगे भी पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन 2017 में देखो आप लोग, इस डिस्कशन से यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया, बोल देगा कि ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है वो कौन प्रस्तुत यहाँ पर करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा 2019 में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर भी आंसर आप लोगों के सामने। देखो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं पूछ रहे कि रिपोर्ट में क्या होता है, ओनली नाम पूछ रहे हैं यार आप लोगों से। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आप लोग, जैसे पहले वाला मैंने बताया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहले वाले क्वेश्चन के बारे में आप लोग बात करें, इसमें तो थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि इंडिया की रैंक कितनी है। अभी टोटल लगभग 146 कंट्री में से इंडिया की जो रैंक आई थी वो 135 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस की जाती हैं, जैसे इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन क्या है वुमेन का, उनकी एजुकेशन क्या है वुमेन की, हेल्थ और उनकी सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है महिलाओं का। तो ये 4 बेसिकली दायरे देखे जाते हैं। ये रिपोर्ट जब आई थी मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों के लिए कवर की थी, ठीक है। और इवन जो मंथली वीडियो आती है हमारी, जो उसमें भी मैंने आप लोगों से काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मंथली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ें रिवाइज करते रहिए। अब रिवीजन का टाइम आ गया, जितने ज़्यादा रिवाइज करेंगे ना चीज़ें एग्जाम में, उतना ही कंफर्टेबल आप लोग फील करने वाले हो।
क्वेश्चन बना दिया, हालांकि डायरेक्ट है यहाँ पर कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, यहाँ पर एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये अभी बताया सारा, तो सारे के सारे हैं, आंसर यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, इसी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, हेडक्वार्टर यूरोप में है। ये फोरम है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करती है। तो आंसर क्या हो गया? तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आंसर सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पर देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग ये बनेंगे एग्जाम में, तो सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दावोस की जो भी सबमिट हुई यहां पर, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कोलिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर ऑन द क्लाइमेट, एक नया कोलिशन बना जिसमें जो यहां पर बेसिकली फोकस किया जाएगा कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेकर चलना है क्लाइमेट, ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरे बोला गया कि एक तरीके से गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, तो लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पर फिलैंथ्रोपिक कैपिटल, जिसमें मैंने बोला ना 3 ट्रिलियन जो यहाँ पर वो इकट्ठा किया जाएगा पैसा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, तो इसमें दोनों की दोनों करेक्ट है, आंसर सी हो गया। यही आप लोग को अभी पढ़ाई सारी बातें मैंने। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो देखो आप लोग यहाँ पर यूपीएससी ने तो फिर भी बड़े आसान आसान से पूछे, मैंने तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करा दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, बेसिक चीजें क्या है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, स्टैगफ्लेशन भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, इसकी थीम क्या है बेसिक, और यहाँ पर इंडिया के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, एक एक बात आप लोगों के सामने होगी। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको भी दूर किया जाएगा। ओके, और हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा इसके बारे में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंस बताइए और क्या क्या इसके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसकी रिपोर्ट्स के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर आंसर ही पोस्ट करना। ठीक है, और कल कई सारे बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। एथिक्स के 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए थे लिखने के लिए, यहाँ पर ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है 2022 में यूपीएससी में पूछे गए, और एक ऐसे दिया था आप लोगों को जो कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों से पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, प्रेस के बारे में और जर्नलिज्म के बारे में था यहाँ पर ये ऐसे, और 2 क्वेश्चन भी दिए गए थे। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को लगे। बहुत सारे बच्चे अपना आंसर पोस्ट करते हैं, तो अच्छे से आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों को इनको अच्छे से लेकर चलेंगे। और ये मेन टेलीग्राम है जहां पर हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है इस पर्टिकुलर लेक्चर की। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि मिर्जापुर सीरीज किस किसी ने देखी है? मुन्ना त्रिपाठी कट्टों का व्यापारी। तो यहाँ पर मिर्जापुर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, सिटी है बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन जो है वो मिर्जापुर से आता है यहाँ पर, और क्या उस सीरीज के अंदर जो दिखाया गया है उससे आप लोग कितना बेसिकली एक तरीके से ताल्लुकात रखते हैं। अब ये आर्टिकल भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही है, और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। AK-47 का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कि वो नहीं कहते कि मूवी कौन सी थी वो, उसमें की कहता है कि AK-47 लेकर घूमते हैं लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, तो वाली बातें हैं। तो AK-47 की जगह यहाँ पर वो 47 था, यहाँ पर 203 है। ये राइफल हमारे देश के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट की थी रसिया और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के साथ में। तो ये पर्टिकुलर जो ये लाइन लिखी है ना, यही कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये बयां कर देती है कि AK-203 किस किस के साथ में मिलकर बना रहे हैं, तो इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं। कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर में यहाँ पर ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। तो इसकी वजह से बात की जा रही थी कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर मिलेगा। इंडिया और रशिया की जो इसके लिए एक प्रॉपर हम लोगों ने ज्वाइंट कंपनी बनाई थी, जिसमें यहाँ पर इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम रखा गया था, वो फैक्ट्री जो है एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, आज के डेट में उसका नाम चेंज हो चुका है, तो वो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। तो इसके चलते यहाँ पर हमारे और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी दिसंबर के महीने में 2021 में। वो जो डील थी वो 5,000 के करीब की डील आप लोगों को देखने को मिल रही थी। एग्जैक्ट बोलो तो 5,124 करोड़ रुपए की वो डील थी यहाँ पर, जिसमें हमारे देश के अंदर में यानी कि इंडिया के अंदर में यहाँ पर AK-203 राइफल बनाई जाएगी, और लगभग ये 70,000 के करीब राइफल जो है वो हमारे देश के अंदर में बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये टारगेट यहाँ पर रखा गया था। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पर AK-47 का एडवांस वर्जन आप लोग इसको बोल सकते हैं, लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ AK-47।
तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये जो राइफल है हमारे देश के अंदर में बनाई जा रही है और इसके चलते यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। ठीक है, तो डिफेंस के साथ में आप लोग जीएस पेपर 3 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बताई थी यहाँ पर बेसिकली इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, कोरवा इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये बनाई गई। ठीक है, तो इसके चलते एक डिफेंस अपग्रेडेशन की बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में, ताकि देखिए हमारे देश में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खासकर बंदूकें जो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर क्लास, ये यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लास निकोव, ठीक है, शायद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने अगर रॉकी भाई वाली मूवी देखी है सेकंड वाली, ठीक है, बेसिकली अगर केजीएफ का सेकंड पार्ट देखा है, क्लास निको भी तो बोलता है वो यहाँ पर कि क्लास निको जब बंदूक लेने जाता है, जब ना उसको गोली लग जाती है और बोलते हैं तुमको तो सब छोड़कर भागे हैं, क्लास निको भी लेता है ना, नाम क्या इसका कि क्लास निको, यही है ना वो मतलब मुझे, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सही है गलत बताना आप लोग। तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छी डील है। तो हमारे देश में जो खासकर हमारी फोर्सेज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर बंदूक को लेकर, क्योंकि पड़ोसी जो हैं वो इतने शैतान हो गए हैं कि जब तक इस तरीके की बंदूकें जो है हमारे पास में नहीं होगी और उनको 2-4 जो है ढंग से लगेगी नहीं, तब तक वो सुधरने वाले यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इंडिया और रसिया के रिलेशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। और रीज़न भी है, अभी रिसेंटली इंडिया और रसिया के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस भाव में रसिया हम लोगों को तेल बेच रहा है, मतलब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है कि एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के लिए रसिया ऑयल का, और हम लोग खरीद भी रहे हैं। यूएस से चिल्लाता चिल्लाता मर गया, हमारा देश बोला कि जब हमको फ्री में या सस्ता मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना ले। ठीक है, तुम थोड़ा ना, तुम दे दो हम तो तुमसे ले लेंगे, अगर उससे मना कर रहे हो तो तुम दे दो भाई साहब। और कंडीशन ये है, यूएसए का दोगलापन जैसे नहीं यूएसए कितना दोगला आदमी है, तो यहाँ पर जो यूरोप की कंट्री हैं वो भाई साहब दबाकर खरीद रहे हैं रसिया से, मतलब गैस खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब इंडिया खरीद रहा है तो इंडिया को बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया ने भी बोला कि जैसी तुम्हारी पॉलिसी रहती है ना, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से तुम देखते हो ना, कि पाकिस्तान के साथ में हमारी अलग पॉलिसी है, इंडिया के साथ में हमारी अलग पॉलिसी है, ये हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। तो भाई साहब हम तो वो आदमी हैं जिन्होंने दुनिया के संविधान से सीख सीख कर अपने संविधान बना लिए। दुनिया के संविधान में जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी हम लोगों ने सारी अपने संविधान में डाल ली। तो वो लोग हैं हम तो। जब तुम ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या हम लोग इसको नहीं सीखेंगे? हमने भी सीख लिए। हमने बोल दिया कि यूएसए और रसिया हमारे लिए दोनों अलग अलग केस स्टडी है। ठीक है, रसिया के साथ में हमारे अलग रिलेशन है, यूएसए के साथ में हमारे अलग रिलेशन है, तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अभी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज की डेट में रसिया के साथ में जो हमारे रिलेशन हो गए वो नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि ज्वाइंट वेंचर, पता है आप लोगों को ज्वाइंट प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं? जैसे ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम लोगों ने फिलीपीन और दूसरे देशों को बेचना स्टार्ट कर दी, ताकि चाइना के ऊपर तान कर वो खड़े हो जाएं, कल को चाइना को चारों तरफ से घेरा जा सके। तो ब्रह्मोस मिसाइल में जो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र और हमारी कंट्री की और उनकी रोसकोसमोस जो रिवर है उसको मिलाकर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को दूसरे नंबर पर बात करूं तो 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारा और रसिया के बीच में प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर सुखोई 30 MKI, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सुखोई वाला जो सिस्टम है। ठीक है, इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है जो हमारी कंट्री और जो रसिया की मिलकर बना रही है उसके बारे में बात की जा रही है। और अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर इंडिया और रसिया के बीच में यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सारे ज्वाइंट प्रोग्राम हैं जिसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में S-400 सिस्टम तो आप लोगों को पता ही है, उसकी तो कोई बात ही, मतलब जो करे वो ही कम है। ये एक शानदार तरीका सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसी के साथ में भीष्मा करके हम लोग यहाँ पर टैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट जो वॉरियर है हमारे देश के अंदर में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे तब लगी थी मतलब वो तो सीन मुझे अभी भी याद आता है। बराक ओबामा साहब जो है वो हमारे देश में आए थे 26 जनवरी पर, चीफ गेस्ट बन गए। ठीक है, अब की बार चीफ गेस्ट कौन है बताना। तो यहाँ पर बराक ओबामा साहब जो है वो हमारे देश में आए और बैठे हुए देख रहे हैं, उनको हम लोग दिखा रहे हैं हवाई जहाज उड़ते हुए। ठीक है, अपनी मिसाइलें वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और सारी की सारी जो हैं कुछ रसिया से खरीद रखी थी और कुछ रसिया के सपोर्ट से बनाई गई थी। मैंने कहा बराक ओबामा भी ये कह रहा होगा बैठा बैठा बेचारा कि ये देखो क्या देखे मेरे साथ में क्या बदतमीजी कर रहे हैं इंडिया वाले रसिया का माल दिखा रहे हैं मुझे बैठा के यहाँ पे तो कंडीशन ये है कि अब फिलहाल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है, अपने ही देश में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा रसिया का माल है, हम लोग बोलेंगे भाई साहब मेड इन इंडिया है। ठीक है, ठप्पा लगाएंगे उस पर हम लोग अपना अब यहाँ पर।
तो रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए, न्यूक्लियर जो सबमरीन के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करो। अभी हम लोग बात करें तो हमारे जो कुंतकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें ईंधन के बारे में बात कर ले, ठीक है। तो मतलब रसिया ना, रसिया जैसा दिलदार, यानी कि पुतिन साहब जैसा दिलदार आदमी शायद ही मिलता है, ऐसा दोस्त हो। वो नहीं कहते इंसान ये कह दे कि तू चल भाई साहब, कोई आएगा तो मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले, तू एंजॉय कर, ठीक है, वो वाली बातें हैं। तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं दुनिया में, अगर कोई ऐसा मिले तो उसे गले लगा लेना, ठीक है। कि वो नहीं कहते कि टेंशन मत लेना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे मरने के बाद में कुछ भी हो जाइयो, ठीक है। ऐसा ही दोस्त अगर बनाया जाए तो इसराइल भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मतलब बोला जा सकता है कि रियलिटी में अच्छे दोस्त हैं। इंडिया और रशिया के बीच में आप लोग यहाँ पर इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कई सारी हमारी एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से। अगर बात करें जैसे डिफेंस के फील्ड को हम लोग आज के दिन में बूस्ट करने के लिए बहुत सारे अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे इंक्रीज कैपिटल एक्वाजिशन बजट अलग से हम लोग लेकर आ रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं इन्हीं चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोऑपरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में बात करें, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप आ रहे हैं बहुत सारे, सृजन पोर्टल इसी के लिए बनाया गया, डिफेंस जो यहाँ पर ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए, इनोवेशन फॉर डिफेंस ये यहाँ पर एक्सीलेंस इसी में देखने को मिला, मिशन यहाँ पर रक्षा ज्ञान शक्ति वो इसी से निकल कर आया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये इंडिया और रशिया से मिलते जुलते प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा तो आर्टिकल था पर लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए घुमा फिरा कर जैसे तैसे, तो आप लोगों के माइंड में अगर थोड़ा सा रहेगा ना कि हाँ कहाँ मिलकर किसके साथ में क्या काम कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। जैसे बड़ा ही प्यारा सा पिद्दी सा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अभी S-400 सिस्टम जो हम लोगों ने कहाँ से खरीदा, हम लोगों ने खरीदा रसिया से, ठीक है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसा ही सेम सिस्टम आप लोगों को THAAD, ठीक है। तो ये तो मैंने कई बार पढ़ाया था, जब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारी बदतमीजी चल रही थी कि साउथ कोरिया में थाड़ ला कर रख दिया यूएसए ने अपना, ताकि साउथ कोरिया को जो है नॉर्थ कोरिया से प्रोटेक्ट किया जा सके। और चाइना को मिर्ची लग गई थी उस टाइम पर, चाइना बोलने लगा मेरे एरिया में ये ला कर रख दिया मेरे ऊपर टारगेट करने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक सिस्टम आप लोगों को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला, वो था इसराइल का, जिसको आयरन डोम बोला गया था। तो ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम है अगर इनके बारे में मैं बात करूँ तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने, अब आप लोग खुद देख लो। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, यानी कि थाड़ के बारे में पूछ लिया। ये एक इजरायली रडार है, ठीक है। इंडिया का इंडिजिनस जो यहाँ पर हमारा खुद का एंटी मिसाइल सिस्टम है, या अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, या फिर यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया के बीच में कोई कोलैबोरेशन डिफेंस। तो क्या है बेसिकली, सी आंसर हो गया सीधा सीधा। होता क्या है यहाँ पर, मिसाइल छोड़ी अगर किसी कंट्री ने हमारे देश के ऊपर में, ठीक है, तो रडार उसको डिटेक्ट कर लेगी। हमारा जो यहाँ पर ये थर्ड सिस्टम है, ये बेसिकली क्या करेगा यहाँ पर, ये इसको देखिए एकदम एक कमांड दे देगा वहाँ पर जो लॉन्चर है, और वो जैसे ही देखेगा उसको लॉन्च करेगा और हवाई हवा में उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जो भी यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। ऐसा ही पैटर्न में बिल्कुल काम करने वाला है S-400, और इनके थर्ड से थोड़ा सा एडवांस भी है। अभी तो बोलते हैं कि S-500 भी आ गया है हालांकि मार्केट में, वो एक अलग बात है। तो ये एक सिस्टम है जिसके बारे में समझ सकते हैं। और ये किसका है, ये है, याद रखना, ये है बेसिकली यूएसए का, और रसिया का है S-400 जो कि हम लोग खरीद कर आए हैं, वो रसिया का देखने को मिलेगा। इजराइल का क्या है, वो है आयरन डोम सिस्टम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सारे आप लोगों से, मैच करने के लिए आ जाता है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। क्वेश्चन यहीं से आएंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बस थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को सुन लिया करो यार, ठीक है। मतलब ट्रस्ट कर लिया करो थोड़ा सा कि जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और एक एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ा रहा हूँ। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना करके चले जाना, ठीक है। ये आप लोगों में बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोग चक्कर में पड़े रहते हो कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ये न्यूज़पेपर पढ़ लो वो न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब न्यूज़पेपर में आप लोग को ऐसे लिख के देंगे क्या, ऐसे स्लाइड बना के इस तरीके से सिस्टम आप लोग को एक्सप्लेन करके न्यूज़पेपर में आप लोग को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देंगे क्या कि हाँ भाई साहब कि व्हाट आर द इंडिया के जो इनिशिएटिव है बूस्ट करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस इक्विपमेंट, इसके बारे में कमेंट करो। ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे क्या आप लोगों को कि हाँ AK-47, ये कुछ नहीं देते हैं वो आप लोगों को, बस क्या देंगे आप लोगों को दे देंगे बैठ से उठा के, बस आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए होता भी नहीं है न्यूज़पेपर बेसिकली देखा जाए, वो नॉर्मल जनता के लिए होता है। आप लोगों को तो अपने काम की चीज़ उसमें से निकालनी होती है। अगर कोई निकाल कर ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ला कर रख रहा है तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ट्रस्ट करो, थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ठीक है।
AK-203 के बारे में बात की जा रही है, तो एडवांस वर्जन है AK-47 का, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया, ठीक है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर इंडिया के अंदर स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल जो है वो नॉट सुटेबल फॉर द यूज ऑफ लो एल्टीट्यूड, ठीक है। सेवरल अदर इश्यूज हैं यहाँ पर इन राइफल के, इंक्लूडिंग द गन जो जैमिंग हो जाता है, ऑयल लीकेज हो जाता है। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी में से आंसर सही बताना है। तो आंसर है यहाँ पर ए सही, पहली स्टेटमेंट सही है, पर दूसरी में गलत है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, ना कि लो एल्टीट्यूड, यानी कि ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, ना कि कम ऊंचाई पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो यहाँ पर लो एल्टीट्यूड नहीं, हाई एल्टीट्यूड होना था यहाँ पर ये। तो क्या क्या देख लिया इसके अंदर में, आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा इसके अंदर है, बेसिक चीज़ें जो भी बताई हैं यहाँ पर, सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। एक्सरसाइज के बारे में याद रखिएगा, इंडिया क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव है वो बता दिए। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, 3 आप लोगों को एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता दिए, और इससे भी क्वेश्चन बन गया। और आंसर राइटिंग भी आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर कर सकते हो। आंसर राइटिंग में कोशिश करना कि कोई भी जो है ऐसे नहीं कि बस हाँ उठा और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग लेक्चर देख रहे हो, पहले थोड़ी पढ़ो, बेसिक नॉलेज अपने बढ़ाओ, उसके बाद में आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करना। पहले ही दिन से आंसर राइटिंग नहीं हुआ करती है, पहले कुछ बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसके बाद में चलना। एक बच्चा कह रहा है सर मैं भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूं क्या? मैंने कहा कब से पढ़ना स्टार्ट करा? सर अभी हो गए 10 दिन। अरे भाई साहब रहने दो यार, अभी अभी से चाणक्य बन जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। पहले बेसिक चीज़ें अपनी कवर कर लो, एनसीईआरटीज वगैरह, कुछ सिलेबस वेलेबस देखो अपना, ठीक है। वो नहीं कहता है जिसमें कहता है मुन्ना त्रिपाठी, जब कहता है पढ़ो लिखो IAS बनो, ये पॉलिटिक्स वगैरह हमारे लिए छोड़ दो है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक करके आओ, उसके बाद में आना भैया, ठीक है। उसके बाद में आना, पूरा टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ही है यहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप में जाना और बोलना कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम भी आ गए आंसर लिखने के लिए। तो अच्छे से आंसर लिखना, फिर अटेम्प्ट करना अच्छे से जाके, है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिक है यहाँ पर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। इंटरनेशनल रिलेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन सकता है। लोकेशन के बारे में जानेंगे, और बात की जा रही है टेररिज्म के बारे में। तो आखिर क्या है मुद्दा इंडिया और ओमन का, इसके बारे में आप लोगों से मैं टोटल डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ये जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। अभी क्यों न्यूज में था, अभी रिसेंटली 8वें नंबर की इंडिया ओपन जो ओमन स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन के में बारे में भी यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो कुछ मुद्दे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग यहाँ पर लोकेशन देखिए ताकि कनेक्ट कर सके पर्टिकुलर एरिया के साथ में। लोकेशन क्या है पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो एग्जैक्ट ओमन की लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है बेसिकली ओमन, एक पूरा कंट्री है। इसकी कैपिटल आप लोगों को मुस्कट, यानी कि मैन की मूंछ, मुस्कट, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये रीजन भी समझाया था उस टाइम पर कि पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर आप लोगों को गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जैसे आप लोग इसको जूम करेंगे, ये पर्टिकुलर एक स्टेट है, इसका नाम आप लोग बताइए। थोड़ा सा रिविजन भी आप लोग का हो जाएगा, मेमोरी थोड़ी सी आप लोग की तेरी ये शार्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमन हो गया, और ये सारी चीजें आप लोग को अरेबियन सी में देखने को मिलती है। अरेबियन सी में अगर इस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन ऐसे रहते हैं कि टेररिज्म को हम लोग को खत्म करना है या फिर उसके ऊपर काम करना है, पड़ोस में पाकिस्तान भी है, उसको मिर्ची लगेगी, ठीक है, कि ये कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं, हमारे घर में घुसकर कैसे हमको एक तरीके से पड़ोस में आकर यहाँ पर टेररिज्म को खत्म करने की बातें कर सकते हैं। अभी सोचो कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे देश की बढ़ाई हुई, वहाँ पर पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगी होगी, ठीक है। पाकिस्तान मतलब एक तरीके से ना कि यार वहाँ पर इंडिया जो है एक तरीके से हर जगह उसकी बल्ले बल्ले हो रही है, हमारे बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है, हमको पैसे देने में भी लोग जो है एक तरीके से सोच रहे हैं कि इसको पैसे दे कि ना दे। क्यों? क्योंकि एक इंसान ऐसा है जो कि खुद से कमाकर अपनी ज़िंदगी चला रहा है, एक इंसान ऐसा है कि जो उधारी पर अपनी ज़िंदगी चला रहा है। जो उधारी पर ज़िंदगी चला रहा है उसकी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अक्सर लोग उसके साथ में बातें करना बंद कर देते हैं, अक्सर लोग जो है उसको उधारी देना बंद कर देते हैं, अक्सर लोग जो है उसका साथ छोड़ते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन आज के दिन में पाकिस्तान की दिख रही है। इवन पाकिस्तान का जो लंगोटिया यार है चाइना, वो भी फिलहाल अपना मुंह फेर ले रहा है पाकिस्तान से। ये सिचुएशन पाकिस्तान की आज के दिन में हो गई है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सोचेगा तो कुछ दिनों बाद में पाकिस्तान जो है कहीं और मिलेगा, ठीक है, कहीं और, मतलब हाथ में कटोरा और कुछ और ही करता हुआ मिलेगा। उसमें भी बेसिकली हमको बुरा लगेगा यार, हमारा एक पड़ोसी देश, बेसिकली पड़ोसी देश क्या, इंडिया का तो नॉर्मली बच्चा ही बोला जाता है कि ऐसी चीज़ें करे। तो इसीलिए अभी रिसेंटली काफ़ी उड़ती उड़ती खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है
कि इंडिया के साथ में जो भी आज तक हम लोगों ने लड़ाइयाँ की हैं वो हमारे लिए बहुत नुकसान दे रही हैं, ठीक है। उनसे हमारी जो है एक तरीके से जिंदगी जो है नरक बन गई है, जहन्नुम बन गई है, ये खुद उनके द्वारा बोला गया है। चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी बात है। अगर अब भी रिलेशन अच्छे हो जाएं तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी बुरी कंडीशन रहती है वो सुधरे तो चीज़ें सुधरेंगी यहाँ पर। खैर मैं आप लोगों से ओमान के और इंडिया के बारे में बातें करता हूँ, पाकिस्तान के बारे में कभी और निपटेंगे। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि जो लोकेशन है ओमान की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी गैस जो है और क्रूड ऑयल जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया से होकर जाता है और काफ़ी सारी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। इंडिया और ओमान अगर मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी, डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल स्ट्रेटेजिक रिलेशन के बारे में कई सारे मुद्दों के बारे में हम दोनों के द्वारा बातें यहाँ पर की गई है। बेसिक मुद्दा तो क्या है, वो है मैरीटाइम सेफ्टी, क्योंकि इंडिया के लिए भी यहाँ से काफ़ी सारा सामान आता है और अगर उस टाइम पर हम लोग अपनी चीज़ों को सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इंडिया और ओमान बायलैटरल कोऑपरेशन इसी मुद्दे पर लेकर चल रहे हैं ताकि इन सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें, ठीक है। इसीलिए यहां पर एक पर्टिकुलर पोर्ट है जिसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, पोर्ट डुकम। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि कहां पर है ये, तो अरेबियन सी के अंदर में है। यहां पर कौन से देश का पोर्ट है यहां पर, तो ये बेसिकली आप लोगों को ओमान का पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, किस किस को याद है जब मैंने आप लोगों से ये टॉपिक डिस्कस किया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चाइना की पॉलिसी है, वो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है और हमारी पॉलिसी क्या थी, ये डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस से मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यहाँ पर ड्यूकम पोर्ट के बारे में भी, याद आया कुछ। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, जो हमारा बेसिकली चाइना को एक जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है जो इंडिया को घेर रही है चारों तरफ से, उसको तोड़ने के लिए जो हमारी पॉलिसी है डायमंड नेकलेस, ठीक है। तो नेकलेस ऑफ द डायमंड्स जो स्ट्रेटजी है हमारी, उसमें हम द्वारा ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एंजेप्सन जो सेशेल्स आइलैंड है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर में भी, और यहाँ पर इधर जापान के अंदर में, मंगोलिया के अंदर में, चाबार जो पोर्ट था चाइना के अंदर में, तो वो सॉरी जो ईरान के अंदर में। तो हमारी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमान जो है उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया ताकि आप लोग ओमान के ऊपर हम लोग क्यों इतना फिदा हो रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकें। तो इसलिए दोनों कंट्री जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन रखती है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और इसी के साथ में काफ़ी प्यारे रिलेशन है हमारे यहाँ पर। अगर इनके बारे में बात करें, जो यहाँ पर एक तरीके से ओमान के साथ में अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करें, अरब लीग के बारे में बात करें, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ओमान जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 2019 का जो गांधी पीस प्राइज यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो ओमान के जो सुल्तान है अभी हमारे बीच में नहीं है, जिनका नाम था HM सुल्तान क्यूबोज, ठीक है। तो उनको यहाँ पर बेसिकली ये इंडिया और ओमान के अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए उनको दिया गया था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी। इसी के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी की है जिसको आप लोग बोलते हैं अल नजह, ठीक है। इसी के साथ में एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रीज आप लोगों को देखने को मिलती है, नेवी की नसीम अल बसर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इनके साथ में रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये पूछी जा सकती है। अभी 2018 में यहाँ पर 9th JMCC यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी ये देखने को मिली थी। तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है इंडिया और ओमान के रिलेशन के बारे में। तो इसलिए कल को इंडिया और ओमान के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए ना, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वियतनाम के बारे में ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कल को चलकर ओमान के बारे में पूछ लें, कौन सी बड़ी बात होगी। इकोनॉमी रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हैं, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है, ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल है दोनों कंट्री के बीच में, ताकि एक तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जा सके। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ओमान क्रूड ऑयल के लिए 2022 में, आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा तो चाइना में जा रहा है, फिर दूसरे नंबर पर इंडिया खरीद रहा है ओमान से। तो समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है ओमान के लिए। एक तरीके से उनका क्रूड ऑयल हमारे देश में आ रहा है, और इंडिया जो है वो 4th मार्केट है ओमान के लिए नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी। इसी के साथ में आफ्टर USA, UAE और सऊदी अरेबिया, और सेकंड लार्जेस्ट जो सोर्स है ऑफ इंपोर्ट आफ्टर UAE। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाइए यहाँ पर कि ओमान की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। इंडिया ओमान ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी है, ज्वाइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट जो जनरल रिजर्व फंड है ओमान का, उनके बीच में, यानी कि हमारा SBI और उनका खुद का जो भी यहाँ पर है बेसिकली स्टेट जनरल रिजर्व फंड, उसके बीच में रिलेशन अच्छे हैं। इंडिया जो है एक तरीके से
इंडियन जो कम्युनिटी है, लगभग आप लोगों को 6.2 लाख इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ओमान में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें से लगभग 4.8 के करीब तो यहाँ पर वर्कर और प्रोफेशनल हैं जो कि ओमान के अंदर में आज के डेट में जाकर रहते हैं। जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ और किसी इंटरनेशनल कंट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके ही 1-2 दिन के अंदर में या तो किसी वीडियो के नीचे कमेंट देखने को मिलता है या फिर मेल या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज देखने को मिलता है। यानी कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के डेट में इधर उधर हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में वो बाहर रहते हुए भी अपने देश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। यानी कि एक तरीके से दूसरे देश में रह रहे हैं पर फिर भी अपने देश की चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी एक तरीके से कनेक्टिविटी का एक मीडियम आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया तो बता दिया मैंने क्या क्या फायदे रखता है। अब ओमान के लिए क्या फायदा है इंडिया का, ओमान जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है और ओमान के लिए भी हमारी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेसिकली कि कितना ज़्यादा हम लोग उनसे तेल वगैरह खरीद रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ये जो पर्टिकुलर ओमान जो है उसको गेटवे टू स्टेट ऑफ हार्मुज बोला जाता है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था पर लेकिन पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज जो यहाँ पर देखने को मिलता था, मैंने बताया था ना, एक साइड में यहाँ पर ईरान है और एक साइड में ओमान है। याद रखिएगा यूएई नहीं है, यहाँ पर ओमान है। मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था क्योंकि ओमान का छोटा सा पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर ओमान की है और ऊपर ईरान की है। तो स्टेट ऑफ हार्मुज ओमान और ईरान के बीच में है, ना कि यूएई के बीच में। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ से एकदम। यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन में की पिलर है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर देखोगे यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में, ओमान के साथ में ट्राई सर्विस इंडियन आर्म फोर्स भी कंडक्ट कराती है बायलैटरल एक्सरसाइज, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के अंदर में। और डुकम तो मैंने बता दिया अभी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ओमान की इंपॉर्टेंस भी मैंने आप लोगों को बता दी और यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी मैंने आप लोगों को समझा दी। क्वेश्चन के यहाँ से बन सकते हैं अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूँ। 2017 में भी यहाँ पर टॉपिक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं क्योंकि एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो बात की जा रही है कि भारत की अगर ऊर्जा सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ में भी बात होती है। द क्वेश्चन ऑफ इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो एनालाइज करना है कि हमारी पॉलिसी वेस्ट एशियन कंट्री के साथ में 2018 में भी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से। इसी पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ए नंबर ऑफ आउटसाइड पावर हैव, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया में, जैसे मैं अगर आप लोगों को मैप दिखा दूं एक बार, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रल एशिया का आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री जो है आज की डेट में अपना अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती है, एंट्री करने की कोशिश कर रही है। चाइना के साथ में तो इनके बॉर्डर टच कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश करता है चाइना। तो यहाँ पर जो भी अपनी एंट्री करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो भारत के भी एक तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ती है यहाँ पर कि हम भी यहाँ पर जाएं। तो इसी के चलते यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आस्काबाद एग्रीमेंट के बारे में। 2018 का ये एग्रीमेंट था, इसको जाकर एक बार सर्च करना कि आस्काबाद जो है एग्रीमेंट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कैसे कनेक्टिविटी बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन से एक डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोगों का बन गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो क्वेश्चन के बारे में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन मेंबर यहाँ पर नहीं है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर कुवैत। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका सही आंसर है ए, यानी कि ईरान इसका मेंबर नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जब इंडिया को बात करनी हो तो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि यूएई हो गया, ओमान हो गया, तो हम लोग आसानी से इस एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। और हमारे लिए क्रूड ऑयल का तो बड़ा ही अच्छा साधन है यार ये। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट कोई बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, छोटी सी बात है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। कल को चलकर अगर क्वेश्चन बन जाए कि इंडियन और ओमान जो एक्सरसाइज के बारे में, तो यहाँ पर मैंने बोला अल जो नज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एयरफोर्स के लिए ईस्टर्न ब्रिज हो गया और नसीम अल बहर, तो ये आप लोगों को नेवल एक्सरसाइज होगी। सही आंसर क्या है? यानी कि एक तरीके से आप लोगों को करेक्ट मैच करना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट करना है, ये जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ओनली वन पेयर, ओनली टू, ये ऑल थ्री या फिर नन। तो आंसर क्या हो गया? अगर करेक्ट पूछा जाता तो ऑल थ्री हो जाता, पर पूछा गया इनकरेक्ट तो कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट है। यही अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा प्यारा था यार, अगर देखा जाए तो इंडियन और ओमान के रिलेशन के बारे में, और खासकर पड़ोसी चिढ़ने लगते हैं जब ऐसे ऐसे रिलेशन के बारे में बात करते हैं।
तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन गया। आंसर राइटिंग के लिए भी अगर यहाँ पर पूछा इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में तो भी मैंने बता दिया। फिर से आप लोगों को डायमंड नेकलेस के बारे में, इंडिया और ओमान के रिलेशन के बारे में आप लोगों को बातें बता दी। कुछ और बेसिक चीजें यहाँ पर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछे गए और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए और क्या क्या आंसर राइटिंग में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर से बोलूंगा, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। लिखना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी। जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं एसएलवी फैमिली से, एक बार देखना आप लोग जाकर। ठीक है, जो भी मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, वो रेगुलर पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा उनका। अभी उड़ीसा पीसीएस में कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अभी मैं देखता रहता हूँ कमेंट बॉक्स में, उनके रेगुलर आंसर आ रहे हैं। अभी समझ रहे हैं आप लोग, वो पीसीएस में सिलेक्शन हो चुके हैं, अब यूपीएससी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं। डेडिकेशन देखो आप लोग यहाँ पर, मतलब आप लोग एक भी जॉब आप लोगों के हाथ में नहीं है और आप लोगों को आलस आता है आंसर करने में। और एक बार उनके बारे में सोचो जो जॉब लिए बैठे हैं और वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग सोचो। तो आप लोग कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करते हो। जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों के नीचे की जमीन घूम रही होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग की डिपेंडेंसी है उस चीज़ के ऊपर। और वो जो ऑलरेडी जॉब लिए बैठा है वो मजे में बैठकर पेपर लिखेगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस उनसे डबल बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? अगर रियलिटी में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मन भी आप लोगों का शांत होना जरूरी है यहाँ पर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस अभी से आप लोग लेकर चलो, क्योंकि फिर वही बात रहती है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताते रहो तो नेक्स्ट साल ही आप लोगों के सामने आएगा। थोड़ा सा पछता लेना पहले, ताकि अगले साल जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको, है कि नहीं? तो अच्छा टॉपिक था। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया काफ़ी डिटेल में, और वैसे तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया कि रिसेंटली अभी बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इको सेंसिटिव जोन को लेकर। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आखिर लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो हम लोग समझेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है वो आप लोगों को बताऊंगा। और यही बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा एक टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा पूरा, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसके बारे में टाइम टू टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में भी। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि ऐसा नहीं कि आज ही आ गए, अभी तो ये एक पर्टिकुलर एक तरीके से टॉपिक बोला जा रहा है कि बहुत सारी जगह यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पर लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में भी जब प्रोटेस्ट देखने को मिलता है तब ये टॉपिक न्यूज़ में आ जाता है। तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हुआ क्या, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहता है कि हमारे देश के अंदर में जो बेसिकली खासकर जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, उनके आसपास वाला एरिया हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो उसके आसपास वाले एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसके आसपास में 1 किलोमीटर का लगभग क्या होना चाहिए, वो इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। नाम से आप लोग समझ रहे हैं, इकोलॉजी की सेंसिटिव को ध्यान में रखते हुए एक जोन बनाना है ताकि उस एरिया में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें न कर सके और उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर ये जजमेंट दिया गया था लगभग जून 2022 के अंदर में। तो तब से लेकर यहाँ पर कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, उस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तमिलनाडु के अंदर भी उसके बारे में कई सारी बातें निकल कर आई। कर्नाटक के अंदर में तो खासकर आप लोगों को पता ही है कि वेस्टर्न घाट के अंदर में जो जो भी बेसिकली राज्य आते हैं वहाँ सब जगह इसके बारे में बार बार ये बातें की जाती है। तो यहाँ पर तब से लेके अब तक का इसके बारे में बहुत सारे मुद्दे उठ चुके हैं और कई सारी बातें सामने निकल कर आ चुकी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। इको सेंसिटिव जोन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश में 1986 का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पर 1972 का। ठीक है, तो इसके चलते इनको भी हम लोग समझेंगे आखिर किस तरीके से मुद्दे आते हैं यहाँ पर निकल कर और क्या बातें की जाती है। सारी बातें मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पर ये मैप देखिए अपनी कंट्री का, समझ में आना चाहिए। और ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहाँ पर वेस्टर्न घाट दिखाई दे रहा है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वेस्टर्न घाट के अंदर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोग कई सारी चीजें बताता हूं जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर अगर बात करें हम लोग अपने देश के बारे में, यहां पर हमारे देश में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लेकर आया गया था 2002 से लेकर 2016 तक का। और ये जो प्लान था ये था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये पर्टिकुलर प्लान जो था इसमें मुद्दा ये किया गया था कि हम लोग को इको सेंसिटिव जोन बनाना है।
10 किलोमीटर बाउंड्रीज जो है यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करनी है, जो कि खासकर इको सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत में, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इको सेंसिटिव जोन जब कोई बना देता है ना, उसमें कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्सा रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर क्यों लोग जो हैं इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में एक बफर जोन क्रिएट हो जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगेगी वहां पर, कोई भी वहां पर नल ना ये कुआं खोदकर वहां पर पानी निकाल पाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने लगती हैं। आप लोग खुद सोचो, अगर किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में आप लोग रहते हैं और वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन सब चीजों के लिए, तो वहां की लोकल कम्युनिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब उनको तो जरा जरा सी बात पे चीजों की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके चलते ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बार बार इसको लेकर प्रोटेस्ट होता है कि यार ये जो है बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि सेंसिटिव जो एक तरीके से एरिया होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब जनता जो है उस एरिया में कितना डिपेंडेंस है, और अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी है जनता की, तो उस डिपेंडेंसी को कैसे आप लोगों को घटाना है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं रहता है। तो उस एरिया में कितनी स्पीसीज हैं ये देखते हैं, ठीक है, उस एरिया का इकोसिस्टम कैसा है, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें। इसी के साथ में उस एरिया में आइलैंड वगैरह या फिर रिवर वगैरह कैसी हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को नजर आएंगे, जिसके बेस पर इको सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि पहले चीज़ों को समझा जाता है और फिर यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन होता है इसमें भी अलग अलग एरिया बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, यानी कि कौन सी एक्टिविटी को रोक दिया गया है। कोई वहाँ पर मिल नहीं लगा सकता उसके अंदर में, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता वहाँ पर, पोल्यूशन फैलाने वाली जो चीज़ें होती है खासकर वो नहीं लगा सकता, कोई नलके वगैरह उसके अंदर नहीं लगा सकता, ठीक है। दूसरा होता है, पहला होता है प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरा निकल कर आता है यहाँ पर रेगुलेटेड एरिया। यानी कि एक तरीके से जैसे नहीं आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि अगर बात करिए पेड़ काटा नहीं जा सकता, ठीक है, होटल रिजोर्ट स्टेब्लिश किए जा सकते हैं पर लेकिन एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है, कमर्शियल यूज बेसिकली नेचुरल वाटर का, और यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिक केबल वगैरह वो सब चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ें थोड़ी लगाई जा सकती हैं पर लेकिन रेगुलेटेड वे में, ठीक है। परमिटेड क्या रहता है अगर बात करें, तीसरा जो एरिया होता है वो होता है परमिटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वगैरह, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह या ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को ध्यान में रख के काम कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। तो ये देखने को मिलता है। यानी कि पहला है प्रोहिबिटेड, क्या नहीं करना है, दूसरा है रेगुलेटेड, जिनको रेगुलेट किया जाता है, और तीसरा है यहाँ पर जिनको परमिट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारे दायरे यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो जब कई सारे दायरे क्रिएट हो गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस टाइम पर फिर लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको दिक्कतें देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पता है पीसा एक पर्टिकुलर कानून है, जिसके बारे में मैंने पॉलिटी के जब लेक्चर आप लोगों को पढ़ाए थे, पूरा एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रखा है बहुत ही डिटेल में, ठीक है, जाकर सर्च करना पीसा बाई वीर, आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा वो चैप्टर। इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पंचायती जो राज है उसका एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि उन एरिया में पंचायती राज सिस्टम का बढ़ाना जहां पर नॉर्मली हम लोग पंचायती राज सिस्टम जो है डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, ग्राम सभा को थोड़ी ज्यादा पावर दे दी जाती है ताकि वो अपने रूल और रेगुलेशन अपने हिसाब से वहां पर बना सके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके तहत भी यहाँ पर जो चीजें हैं उनके हाथ से निकलती हुई नजर आने लगती है जो पर्टिकुलर लोकल एरिया के लोग हैं। तो इसलिए कई सारी बातें यहाँ पर निकल कर आती है कि कैसे इसको लेकर चलना है। मिनिमाइज किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, ये भी जैसे मैंने बताया इन सीटू कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। ये काफी अच्छा शब्द है। अगर किसी पक्षी पशु को बाहर निकालकर हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने मान लीजिए चिड़ियाघर में ले गए, जू में, एक तो हो गया, और बाकी उसी के जंगल में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दे तो कैसा रहेगा, तो वो होता है एक्स-सीटू। अगर निकाल के बाहर लेकर आ रहे हैं पर उसी एरिया में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी अलग अलग पूछा जाता है। इंसान जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है काफी ज्यादा, तो वो भी रोका जा सकता है। जब यहाँ पर कम इंसान जाएंगे तो अपनी जिंदगी जो जानवर है अपने अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ता है उनके रहने की जगह, खाने की जगह, उनकी जिंदगी एंजॉय करने की जगह हम लोग छीन लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग साइड में कर पाएंगे। तो प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड एरिया इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। ये इसीलिए यहाँ पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं और कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जी हाँ, 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आप लोग देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द जो प्रोटेक्टेड एरिया है इन द इंडिया आर, एक तरीके से लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, यानी कि वहाँ से जो भी बायोमास यानी कि जो अपना चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो नहीं अलाउड किए जाते हैं। कहाँ पर नहीं किए जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड डिक्लेयर अंडर द रामसर कंजर्वेशन, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सही आंसर क्या है आप लोग यहाँ पर ये बताना है, ABCFD। तो अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। सही आंसर क्या है? वो है बी, यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो यहाँ पर आप लोग नाम भी समझ सकते हैं, नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है और लोकल लोगों को यहाँ पर चीज़ों को कलेक्ट करने से रोका जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बड़ा प्यारा यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से, इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि सिग्निफिकेंस क्या है इको सेंसिटिव जोन का। तो मिनिमाइज करता है इंपैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी कि अर्बेनाइजेशन जो बढ़ रहा है उसका इंपैक्ट कम करता है। मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर ये रोकता है। नेगेटिव इंपैक्ट जो है फर्जाइल इकोसिस्टम पर रोकता है और एक्सी2 कंजर्वेशन का यहाँ पर काम करता है। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो अगर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो आप लोग क्या दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा गया यहाँ पर। अभी मैंने क्या बोला? इन C2 बोला था, ना कि XC2। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर है उसी एरिया में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात की जा रही है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। तो एक क्या क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, वो सारी बातें हैं। और इन C2 यानी कि जहाँ पर हैं वहीं पर ही उसको प्रोटेक्ट करना है, उनके नेचुरल एरिया में, ना कि उनको बाहर ले जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एक तरीके से कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट ओनली इंडिविजुअल जो अकेला है ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर ऑन द फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग जो यहाँ पर एक तरीके से इनसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। दूसरा बोला गया प्रोविजन ऑफ द पंचायती जो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट है 1996 का इंपावर करता है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, बेसिकली ग्राम जो गवर्नमेंट है या फिर ग्राम आप लोग एक सभा, बेसिकली ग्राम सभा आप लोग बोल सकते हैं, कि सेफगार्ड करें यहाँ पर कम्युनिटी जो एक तरीके से रिसोर्सेज हैं उसके फॉरेस्ट और रिवेन्यू लैंड शेड्यूल एरिया के अंदर में। करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि ओनली कम्युनिटी नहीं यहाँ पर ही है, ठीक है। यहाँ पर ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों के लिए है, यानी कि ओनली इंडिविजुअल के लिए नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है, अब उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी लिखित में भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं जो भी पढ़ा है प्रोटेक्टेड एरिया, रेगुलेटेड एरिया, परमिटेड एरिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। फॉरेस्ट राइट के बारे में, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है देश के अंदर में। तो वो भी बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, क्या क्या डेवलपमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी कई बार स्लाइड में डाल देता हूँ, जब स्लाइड आप लोग डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो ताकि आप लोग बाद में बैठकर अगर रिवीजन करने लगो तो आसानी से आप लोग रिवीजन में चीज़ों को समझ सको। तो इसलिए ये पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो आप लोग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है और टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होगी। कोई डाउट होगा कहीं पे तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोग को नहीं रखना है। यूपीएससी क्वेश्चन जैसे पूछ रही है आप लोग ये अटेम्प्ट करवा देता हूँ, तो इससे आप लोगों को फायदा बहुत होगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे ना तब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस अच्छे से किया करो, ठीक है। कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है माइंड में। एक चीज़ मैंने नोटिस की, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स के नाम रखे जा रहे हैं वो बड़ी सोच समझ के रखे जा रहे हैं। जैसे जो स्कीम मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इसका नाम है परख। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कहते थे कई बार कि बुजुर्गों को परख होती है, ये चीज़ सही है फिर गलत है, और पहले ही एक ही नज़र में देख के परख के बता देते हैं। तो उसी के बारे में है टॉपिक। तो वैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, पर लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर करने वाला हूँ। जो स्कीम का नाम यहाँ पर रखा गया है वो है बेसिकली PARAKH, ठीक है। तो इसकी एक फुल फॉर्म भी होगी। तो कोई भी अगर टॉपिक रहा करे उसकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोग जरूर देखा करो, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर में एग्जामिनर आप लोगों के साथ में खेलने का मन करता है उसका, और वो शॉर्ट फॉर्म दे देता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, परख के बारे में। यहाँ पे क्या बात करेंगे, एक तो परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है।
परफॉर्मेंस के साथ में रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा नॉलेज का, और होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक तरीके से कंप्लीट या फिर समग्र विकास, एक तरीके से ना चहुमुखी विकास आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं, तो या फिर 360 एंगल आप लोग बेसिकली विकास बोल सकते हैं। हमारे देश में आप लोगों को पता है बहुत ही प्यारी प्यारी किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वही किताबें हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए दी जाती है, और कहते हैं कि यूपीएससी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो यूपीएससी क्लियर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बेस होता है यार, अगर बेस ही नहीं खड़ा करोगे तो कैसे आप लोग की इमारत खड़ी होगी। तो इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ो। तो एनसीईआरटी के द्वारा अभी यहाँ पर नोटिफाई किया गया है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल असिस्टेंट रेगुलेटर, जिसका नाम रखा गया परख, यानी कि ये परख करेगा कि कैसे कैसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का चल रहा है और किस चीज़ के बारे में परख करेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली 2 वीडियो टेलीग्राम पर शेयर की गई थी। एक वीडियो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और एक वीडियो थी यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के बारे में। ये बेसिकली हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे देश के अंदर में अभी रिसेंटली तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई। पहली तो थी वो 1968 में लेकर आई गई थी, दूसरी जो लाई गई है अभी वो 1986 में लाई गई है, और तीसरी जो है वो अभी 2020 में हमारे देश में लेकर आई गई है। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सी पॉलिसी किस किस प्राइम मिनिस्टर की टाइम पर आई थी। अभी तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर एक तरीके से इनके टाइम पर लेकर आई गई है। उससे पहले कौन कौन थे प्राइम मिनिस्टर। अब जो परख ये सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो परख जो है वो लॉन्च किया गया है इस नेशनल पॉलिसी के अंडर में। और कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको लॉन्च की है, वो की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इस इतने से टॉपिक से, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स को सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम के बारे में बताएगा। यानी कि एक तरीके से एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर ये उसको देखेगा, उसको परखेगा, और परखने के बाद में ये बताएगा कि किस तरीके की एक लाइफ स्किल एक्वायर करनी चाहिए एक स्टूडेंट को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ और अच्छे से कनेक्ट भी करेंगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूछते हैं कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोगों को कैसे चूज करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। और उस वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लो तो बिल्कुल चूज नहीं करना है। आप लोगों को पहले उठकर अपनी सारी बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है सारे सब्जेक्ट की, और जब एनसीईआरटी पढ़ लो आप लोग, उसके बाद में देखना कि किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने में सबसे ज़्यादा मजा आया, ठीक है। और उसके बाद में उसके आप लोग क्वेश्चन देखना उठा के कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से उसका सिलेबस आप लोग देखना, और जिसमें सबसे ज़्यादा मजा आया वही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है आप लोगों को। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद से चूज करने हैं, टाइम देकर लगभग 1-1.5 महीना चीज़ों को पढ़ो समझो और उसके बाद में उसको चूज करो, क्योंकि वो आप लोग की नैया पार लगाएगा आगे चलकर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्टूडेंट की स्किल को देखा जाएगा कि वो कैसा है पढ़ने में ठीक है तो साइंस में जाना चाहिए, कुछ और दिक्कत है तो यहाँ पर ले जाओ, ऐसे सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है उसका, तो उसकी बेस पर उसको स्किल यहाँ पर स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पर बताई जाएगी। तो क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइन स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए, तो फोकस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्यारा सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है यहाँ पर, ये जब यहाँ पर निकल कर आएंगे तो डिफरेंट, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश में 28 तो स्टेट है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो इनके सबके अपने खुद के एग्जाम्स भी होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये निकल कर आती है कि कैसे इसको सिंक्रोनस वे में लेकर आना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। और एजुकेशन कहाँ पर रखा गया है पता है आप लोगों को, ये समवर्ती सूची के अंदर यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में रखा गया है। यानी कि सेंटर भी काम कर सकता है और स्टेट भी काम कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। सेंटर ने पॉलिसी बना दी, स्टेट को नहीं मजा आ रहा है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, तो ये चक्कर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है स्टेट, फिर उसके अंदर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके, तो ये सिस्टम यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि एजुकेशन स्टार्टिंग से ही इस लिस्ट में था या फिर पहले किसी और लिस्ट में था, बाद में इसमें चेंज किया गया, और कौन सा संविधान में संशोधन करके चेंज किया गया, अगर चेंज किया गया है तो, क्योंकि संविधान है, संविधान के अंदर की बात है, तो संशोधन किए बिना नहीं होगा। तो परख सिस्टम जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ प्रोवाइड यहाँ पर कराने वाला है।
समझ में आ गया पूरा टॉपिक? कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे पूछ लिया करो, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी देर में हो सकता है रिप्लाई मिले, पर रिप्लाई जरूर मिलेगा किसी न किसी टॉपिक के अंदर जब उससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर पूछा करो चीज़ें। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसा लगता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ही बस मेल दिखाते हो जो सेलेक्ट नहीं होता है उसके मेल नहीं दिखाते हो। यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो आज के दिन में इतने सारे बच्चे इसलिए फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब डाउट इतने सारे आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। एक तो सबको पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना। आप लोग खुद सोचो, एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल होगा क्या अगर मैं आप लोगों को बोलूँ डेली आप लोगों के पास में जैसे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईमेल्स भी आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या ये पॉसिबल है कि इतनी सारी चीज़ों को रिप्लाई करना? पढ़ना तो है कि फटाफट पढ़ा उसमें को नज़र डाली निकल गया इंसान, ये तो कर सकता है इंसान, पर लेकिन रिप्लाई करना बैठ के पर्टिकुलर एक एक प्रॉब्लम को तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप तो खुद भी देखना करके। मेरा पढ़ने का पर्पज़ क्या रहता है कि मैं कम से कम समझ सकूं कि आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर सकूं, तो वो पर्पज़ पे इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई डाउट हो अगर उसको लिख दिया करो, ताकि जब भी कोई टॉपिक आएगा उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना देखने को मिले। तो अपनी चीज़ें जरूर लिखा करो यार मन में। अगर पर्सनली पब्लिकली नहीं लिख पाते हो तो पर्सनली लिख दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आर्टिकल कवर किया गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ऐसा टॉपिक है कि आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, एग्जाम में आएगा किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बोल देंगे भारत पर्व किस चीज़ से रिलेटेड है। अब सोचते रहो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं आंसर दे पाओगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है बेसिकली, सॉरी पर्व नहीं, परवाह, भारत परवाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो परवाह है वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप लोग सब पकड़ नहीं पाओगे यहाँ पर। अभी पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग समझ पाओगे। सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हैं उनके द्वारा अभी यहाँ पर रिवर पोर्ट और जो यहाँ पर शिपिंग वाला एरिया है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो भारत जो प्रवाह है, प्रवाह मतलब जैसे पानी का प्रवाह आप लोगों ने सुना है, उसके साथ में कनेक्ट करके याद रखिएगा। तो यूनियन मिनिस्टर शिपिंग एंड वाटर एंड जो पोर्ट है यहाँ पर उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इसका पूरा फोकस यहाँ पर ये है कि जो हमारे देश की रिवर है और एक तरीके से खासकर जो रिवर का जो प्रवाह होता है, ठीक है, तो तट और जो नदियाँ हैं उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर में जो पोर्ट है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है क्योंकि कई सारे पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पोर्ट यानी कि जो भी आप लोग का हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं ना, तो बंदरगाह वाला एरिया है उसमें देखने को मिलेगा। रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी यहाँ पर एरिया है, तो कैसे हम लोग उनको पोर्ट को अपने एरिया के जो खासकर उनको किस तरीके से हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि उसके बारे में लोग बातें करें। तो यहाँ पर अपने लिटरेचर के अंदर, डायलॉग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर में, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर में अपनी चीज़ों को शो करना, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज यहाँ पर रहता है। रिवर्स और जो सी यानी कि जो भी समुद्र और जो नदियां होती हैं वो काफ़ी एक बोल सकते हैं काफ़ी गहरा अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक कनेक्शन देखने को मिलेगा खासकर इंडिया की सोसाइटी के अंदर। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में पेड़ भी पूजे जाते हैं, जानवर पूजे जाते हैं, चींटियों तक पूजते हैं, बंदर पूजते हैं, कई जगह आप लोग कौवे पूजते हुए नजर आएंगे। हम ये मुझे अपने देश की सबसे प्यारी चीज़ लगती है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, रिचुअल्स के बारे में बात करें, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात करें, तो हमारे देश के लोग जो हैं बड़ी शानदार तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोग देखते हैं, आप लोग द्वारिका जाएंगे वेस्ट के साइड में, गुवाहाटी ईस्ट में जाएंगे, वाराणसी नॉर्थ में जाएंगे, रामेश्वरम साउथ में जाएंगे, तो हमारे कल्चर की कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है रिवर पोर्ट शिपिंग के बारे में, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये स्लाइड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया आप लोगों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में इस स्लाइड से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। जैसे कि मेजर पोर्ट्स के बारे में आप लोगों से पूछ ले, कांदला गुजरात के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर में नजर आएंगे। मोरेगांव पोर्ट आप लोगों को गोवा के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंगलोर आप लोगों को यहाँ पर देख, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कहाँ पर है, चलिए इसको सर्च करना बताना है केरला के अंदर में या फिर कर्नाटका के, ठीक है। कोच्चि पोर्ट तो समझ गए केरला के अंदर में होगा, इसी के साथ में टुटिकोरिन तमिलनाडु के अंदर में, चेन्नई पोर्ट ये भी तमिलनाडु के अंदर में, फिर यहाँ पर इन्नूर पोर्ट आ गया, ये बताना कि इसके अंदर में होगा। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग ये समझ लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा जाकर देखो। विशाखापट्टनम पता है आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है। पैरादीप पोर्ट तो आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बोला है कि जापान में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, ठीक है। कोलकाता और हल्दिया यहाँ पर हो गया, और इधर आप लोग यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार वाले एरिया में। तो दो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, ये आप लोग बताना कि कहाँ कहाँ पर होंगे, ठीक है।
तो इसको जाकर एक बार थोड़ा सा मैप में सर्च कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो आप लोगों की माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें थी, माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब कन्फ्यूजन हुआ करे पूछ लिया करो, कन्फ्यूजन लेके नहीं जाना है, ओके। यहां पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि नेशनल लेवल की होंगी और वो भी वन लाइनर। तो फटाफट यहां पर इनके ऊपर नजर डालेंगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछ लेंगे कि फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो कहां पर देखने को मिली, तो यह है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर में। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के अंदर में है, तो उसकी अलग अलग जो भी मीटिंग हो रही है उससे रिलेटेड अलग अलग जगह चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट मिलकर झारखंड की, अभी इनके द्वारा डिसाइड किया गया था यहाँ पर जो जैन कम्युनिटी से रिलेटेड जो साइट है, ये मैंने टॉपिक भी आप लोगों से डिस्कस किया था, इसको बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर समेद सिखरी जी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक लोकेशन है जो कि टूरिज्म हब के तौर पर कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी, जिसके चलते जैन कम्युनिटी जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही थी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया कारगिल कोरियर सर्विस, ये कारगिल टू श्रीनगर और जम्मू, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि यहां पर हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, यहां पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, एक गेम के बारे में, ठीक है, जिसको संसद खेल बोला जा रहा है। तो संसद खेल महाकुंभ, ये इसका सेकंड फेज अभी यहां पर देखने को मिला, उत्तर प्रदेश के बस्ती वाले एरिया के अंदर में इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, ठीक है। तो बेसिक है, छोटी छोटी है पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंडिया जो है अभी यहां पर उसने क्या किया, और हाँ ये जो न्यूज है इकोनॉमी की न्यूज है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया ने अभी क्या किया है, यहां पर इंडिया ने फाइनेंसिंग एश्योरेंस दिया है IMF को कि श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे दीजिए आप लोग, यहां पर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग एश्योरेंस देते हैं, बीइंग ए गुड पड़ोसी, यानी कि हम लोग अच्छे पड़ोसी हैं, गुड नेबर होने के नाते हम लोग यहां पर ये बता रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जो भी क्रेडिटर हैं जिन्होंने लोन दे रखा है श्रीलंका को, तो यहां पर ये बात है कि क्या श्रीलंका उसको चुका पाएगा, तो इसके चलते ऐसी ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हम दुनिया में पहले ऐसे देश निकल कर आए जिन्होंने साफ साफ सपोर्ट कर दिया श्रीलंका को बिना कुछ बातें सोचे हुए, तो इसको कहते हैं अच्छा दोस्त, ठीक है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जब किसी कंपनी के IPO लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो यहां पर मार्केट में जब उसको स्टॉक लाए जाते हैं बेसिकली, तो वो प्राइमरी होता है। अब जिसने खरीद लिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसने अपने स्टॉक निकाले और मैंने उसके स्टॉक खरीद लिए, अब मैं वो स्टॉक जो है किसी को बेच रहा हूं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट फिर यहां पर स्टार्ट होती है, प्राइमरी ये वाली रहती है, ठीक है। जब इनिशियली जब स्टॉक निकल कर आए, IPO जब निकल कर आए, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंडिया के अंदर में बढ़ाने की बात की जा रही है, अगर ढंग से बढ़ाना है 50,000 करोड़ रुपए यहां पर बेसिकली इसके अंदर में रिक्वायरमेंट है। यहां पर कौन बोल रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसकी रेगुलेट करने वाली बॉडी है, वो खुद बोल रही है कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाना है तो यहां पर लोगों को इसके अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो ये काफी बेसिक सी चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ल्ड की न्यूज देख लेते हैं, यहां पर डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन बने, जैसे वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है यहां पर जो आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तो इनका नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको जो प्रोनाउंस करेंगे वो करेंगे यहां पर गुयेन जुआन फू, ठीक है। तो गुयेन जुआन फू यहां पर बेसिकली एन साइलेंट है, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो इसके चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा। इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप जो है उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, खासकर डीजल की आपूर्ति में। तो यहाँ पर एक मैत्री यानी कि दोस्तीपूर्ण एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात की जा रही है, जो कि जून में आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ में हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़ी बात है भाई साहब, देखिए कितनी बात होती है, बात की बात होगी, अच्छी बात होगी, बात होगी तो बात होगी, पता नहीं क्या क्या बात होगी, ठीक है। देखो चलो जो भी है अच्छा होगा, अगर बात हो जाती है तो दोनों कंट्री को फायदा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए इनको। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की हो जाती है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसी के साथ में एक MCQ रहेगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बोला गया कि इन विच स्टेट या यूटीज इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर बनाया गया, सिक्किम, कर्नाटका, मेघालय और गुजरात। इनमें से एक आप लोगों को बता दूं, यहां पर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, या तो सिक्किम होगा या मेघालय होगा।
चलो इनमें से दोनों में से क्या ऑप्शन सही है आप लोग बताइए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है। पर्सनली अगर बात करें, द पॉलिसी ऑफ ब्लाइंडनेस कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। तो यहां पर अंधापन जो होता है ना, बेसिकली इंसान को दिखना बंद हो जाता है, तो उसके लिए कौन से राज्य के द्वारा पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है? गुजरात, न्यू दिल्ली, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था यहां पर तिरुवल्लुर। तो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे यहां पर? ये तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो तमिल, तेलुगु, उर्दू या फिर मलयालम। सही आंसर क्या है बताइए जरा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मार्ग के बारे में। ये वही मार्ग है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, रन किया जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मैंने बोला था स्टार्टअप से रिलेटेड है, उनको गाइड करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। सही आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बात की जा रही है कि न्यूज में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अभी देखने को मिली जिनका नाम था यहां पर सांग जंगचे, ठीक है। तो ये जंगचेंग, तो यहां पर जंगचेंग यानी कि एक तरीके से नाम समझ सकते हैं किस देश का होगा इंसान। तो आप लोगों को गेम बताना है, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस या फिर चेस, किस गेम से रिलेटेड है? क्वेश्चन अच्छे से सुन लिए, आंसर आप लोग बताइए, फिर आंसर इनके मैं दूंगा आप लोगों को। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो और सी सेट का क्वेश्चन भी देख लो साथ साथ में। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो और फिर आंसर देखा करो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर नेत्रानी आइलैंड के बारे में। ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों को मजा आएगा इसको देखकर। अभी यहां पर जब अपनी कंट्री का मैप आप लोग देखते हैं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां पर ये जो कर्नाटक है ना, इसके बराबर में जो आप लोगों को यहां पर ये आइलैंड दिख रहा है, ये नेत्रानी आइलैंड है। यहां पर ये सबसे प्यारी चीज पता है क्या इस आइलैंड के बारे में? ये हार्ट शेप आइलैंड है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और यहाँ पर स्कूबा डाइविंग जो है वो काफी अच्छी होती है, बेसिकली यहाँ पर ये माना जाता है। तो नेत्रानी काफी छोटा सा आइलैंड है और जब आप लोग देखोगे, देखो इसकी शेप देखो, ठीक है, बनाया ना पूरा दिल। हालांकि दिल ऐसा होता नहीं है, आप लोगों ने कभी रियल दिल देखा होगा वो तो ना मूवियों में बना दी गई हैं चीजें कि यहाँ दिल ऐसा कुछ होता है। तो इस तरीके से पूरा बीच है। तो नेत्रानी आइलैंड के बारे में पूछे कहां पर ये लोकेटेड है, तो मैंने आप लोगों को लोकेशन भी दिखा दी और कल को क्वेश्चन भी बने, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया से रिलेटेड बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो बड़ा ही प्यारा सा एक आइलैंड है, तो आंखों का तारा, दिल जैसा आकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। आया कि नहीं आया पसंद? अब कोई पूछे तो बता दोगे ना? हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा मेघालय के अंदर में, यहाँ पर बेसिकली आप लोग याद रखते हैं इसको। तो ये आंसर क्या है? मेघालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेघालय के अंदर में बेसिकली बात की जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया हब स्टार्टअप सपोर्ट प्रोवाइड है एक अच्छी लेवल की, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये है ब्लाइंडनेस के बारे में। तो राजस्थान यहाँ पर निकल कर आया एक बड़ी ही अच्छी पॉलिसी के साथ में, जिसके चलते राजस्थान के द्वारा यहाँ पर राइट टू साइट के बारे में बात की गई है। राइट टू जो लाइफ तो सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ पर बात की जा रही है राइट टू साइट, यानी कि हर एक को अधिकार है देखने का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ के द्वारा रिलीज की गई एक पॉलिसी इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सोसाइटी के, जो कि अपने ही आप काफी अच्छी एक सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है, तमिल पोएट थे यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे यहाँ पर, जो कि एक तरीके से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इनके नाम पर स्कीम लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गए, ठीक है। तो इसलिए बेसिक चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं मार्ग पोर्टल, मैंने डिस्कस किया था। आंसर यहाँ पर ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली जो स्टार्टअप है ना, नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और किस गेम से रिलेटेड है यहाँ पर ये? तो ये है टेनिस से रिलेटेड। ये चाइना की पर्सनैलिटी है। इनके द्वारा अभी यहाँ पर अपने ना एक तरीके से स्टार्टिंग में ही आए इन्होंने और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज़ में आए थे यहाँ पर। तो ये स्क्वैट जो टेनिस गेम से बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है। चाइनीज पर्सनैलिटी है। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग क्या देखने को मिलेगा? सी यानी कि 40 आंसर। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी नेत्रानी आइलैंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आंखों का तारा नेत्रानी आइलैंड, किसको कंफ्यूजन है बताना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब नए शब्द सीखेंगे और ये जो शब्द हैं आप लोगों को अंग्रेज बनाएंगे। मतलब ये आप लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी बोलना, समझना या फिर
आप लोग एक तरीके से लिखना भी यहाँ पर समझेंगे। आंसर राइटिंग में शब्द अच्छे होते हैं तो अच्छी आंसर राइटिंग आप लोगों की निकल कर आती है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना। पहला शब्द जो है यहाँ पर ये है यूलोजाइज, ठीक है। तो इसका मतलब है स्तुति करना। स्तुति करना मतलब किसी को प्रेज करना, यानी कि एक तरीके से ई होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेज करना मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी की बड़ाई करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, खासकर पुराने टाइम पे राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, उनके जो दरबारी हुआ करते थे, उनके यानी एक तरीके से सेख ही मारते रहते थे, भाई साहब राजा, ये राजा धीरेन्द्र फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या करते रहते थे, ठीक है। तो वाली बातें हैं। हालांकि अगर नॉर्मल किसी इंसान की थोड़ी तारीफ कर दी जाए तो वो इंसान काफ़ी अच्छे से आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अच्छी चीज़ है वैसे, पर लेकिन इसके अपोजिट क्या रहता है, हर चीज़ पर ब्लेम करना, सामने वालों को क्रिटिसाइज करना, तुमने ये कर दिया, तुमसे ये नहीं होता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है, तुमको आता ही नहीं है, उन्हें मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते तो वो वाली बातें नहीं करनी है। तो फालतू में इंसान फ्रस्ट्रेट है, गलती है किसी की तो उसको गलती बता दो कि हाँ यार इसको इंप्रूव कर लेना, पर लेकिन उसको ताने देते रहना, जरा जरा सी बात पे कटाक्ष कसते रहना, ये सामने वाले की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये शब्द ऐसा है जो कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं डोमिनेशन, यानी कि एक तरीके से किसी चीज में कमी कर देना, कि कर्टेल कर देना, कौन एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिटेशन लगा देना, एक तरीके से रिड्यूस कर देना किसी साइज में, या फिर किसी चीज की इंपॉर्टेंस घटा देना। तो इस शब्द को बोलेंगे डोमिनेशन, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अवनीति भी बोलते हैं वैसे, प्योर हिंदी बोलना हो, और नॉर्मल हिंदी में कमी बोल देते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, चीजों को बढ़ा देना, एक्सपेंड कर देना, ग्रोथ कर देना, ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है रिलेंट। रिलेंट का मतलब क्या होता है, नरम पड़ना। एक तरीके से ना चीजों में जैसे पहले बहुत तकड़े तरीके से लगे हुए थे, ठीक है, कि भाई साहब ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फिर बाद में कह रहे चलो यार कोई नहीं, चलता रहता है सब, ठीक है, चलो दूसरा काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर तो एक तरीके से प्रतिशोध को रोकना भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके अपोजिट क्या होगा, भाई साहब काउंटर करना, बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। ये शब्द काफी इंटरेस्टिंग है। रिलेंट बेसिकली कई बार आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर आप लोगों के सामने है मेलापॉट। तो यहाँ पर यह है एक तरीके से गुस्ताख, यानी कि एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट करना, गुस्ताखी कर देना। कई बार कई सारे जो लोग हैं गलत तरीके से बदतमीजी करके निकल जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। काफ़ी रूड बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये इंसान ऐसा करके निकल जाएगा क्या। तो जिस इंसान से जो एक्सपेक्ट ना करना वो कुछ ऐसी चीज़ें कर दे तो वो रूड कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या होगा, बहुत ही सीधा हम्बल टाइप का पोलाइट आदमी, तो वो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। टैसिटर्न ये एक तरीके से क्या है, ये है अल्पभाषी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करें तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से ना ये शांत रहने वाला, ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलना, कभी कभी बोलने वाला, फिर मैं शब्द बोलूंगा, बोलोगे कि क्या बोल रहे हो सर जैसे मैंने मनमोहन जी का नाम लिया था पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोलते रहना, जरा जरा सी बातों पे बोलते रहना, अपनी बातों को बताते रहना, तो एक तरीके से चैटी पर्सन बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो बोलते रहता है, टोकेटिव बोल देते हैं ना नॉर्मल शब्द में, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक साइड में मनमोहन सिंह जी हो गए, दूसरी साइड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए। तो कंपेयर कर लेना वो शब्दों को याद रखने के लिए, अदरवाइज मत लेना उनको, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी जो है प्रतिभाएं हैं, दोनों अपनी अपनी एक लीडरशिप की क्वालिटी है, तो अलग तरीके से मत लेना। बेसिकली वर्ड याद रखने के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी रिस्टार्ट हो जाते हो, ओके। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इनको समझ रहे होंगे और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करोगे। मैं वेट करता हूँ आप लोगों के सेंटेंस का, तो जरूर फॉर्म किया करो, ठीक है। आंसर कैसे देने हैं ये जाकर देखना, मोनिका के शानदार तरीके से आंसर इनके द्वारा दिए गए काफ़ी डिटेल में, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने वैसे आप लोगों से डिस्कस कर लिया था यहाँ पर, जब मैंने आप लोगों से मिस यूनिवर्स के बारे में बात किया था। तो लास्ट ईयर की मिस यूनिवर्स थी यहाँ पर हरनाज सिंधु, ठीक है। और अब की बार की मिस यूनिवर्स मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर बोनी गैब्रियल, तो ये यूएसए की हैं, ठीक है। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन यार, जरूर बताना। और बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया करो यार, जो भी असली फैमिली का सिलेक्शन होता है, इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ हम भी इसी तरीके से मेल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे जब सिलेक्शन होगा। एक रिक्वेस्ट है, जब भी सिलेक्शन होता है तो या तो आप लोग मेल कर दिया करो या फिर मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट, क्योंकि कई बार कमेंट में जो आप लोग लिखते हो ना, तो वो कई बार नज़र नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटा सा काम जरूर करना। तो अच्छे से एंजॉय करो। और हाउस द जोश, हल्का हुआ है या फिर ऐसा कैसे ही है, तो पूरे दिन बरकरार रखना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार, शानदार तरीके से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो और सेहत को अच्छे से एंजॉय करो अपना एक्सरसाइज के साथ में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।